हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस डिटेल मास्टर क्लास में हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। एंड अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस या इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं आती, तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टिंग को अभी आपको ड्रॉप कर देना चाहिए, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज आउट देयर। तो एक सेइंग है दैट सेल्स इज वैनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी, बट कैश फ्लो इज द किंग। तो वापस मैं रिपीट करता हूँ, दैट सेल्स इज वैनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी, बट कैश फ्लो इज किंग। तो कैश फ्लो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट एग्जिस्ट। बट कैश फ्लो का डिटेल में अंडरस्टैंडिंग लेने से पहले मैं आपको यहाँ पे कपल ऑफ एग्जांपल्स दिखाना चाहूंगा जो रीसेंट केस स्टडीज है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बिजनेस है जिसके आप फाइनेंशियल रेशियोज देख सकते हैं। एंड इस कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 20% के आसपास का है। अगर आप लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट केगर देखते हैं इस बिजनेस का, तो आपको 63% दिखेगा। लास्ट 3 ईयर्स का अगर आप प्रॉफिट केगर देखते हैं तो आपको 156% दिखेगा। एंड अगर आप लास्ट 3 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो आपको 147% का CAGR दिखेगा। Whereas this stock went to become almost a 50 to 60 bagger in a span of 3 to 4 years. कंपनी का जो 3 करोड़ का प्रॉफिट था 2021 में, ट्रेलिंग 12 मंथ में 87 ऑट करोड़ का हो गया। अगर हम एक बार शेयर प्राइस देखते हैं इस कंपनी का, तो शेयर प्राइस इस कंपनी का इनिशियली तो एकदम बजर्क हो गया, माने 10-15 रुपए का शेयर था जो ऑलमोस्ट 1200 तक चला गया। बट इवेंचुअली क्या हुआ, टुडे द शेयर प्राइस इज लॉक्ड इन लोअर सर्किट्स 120 रुपीज पे आज। एंड लोअर सर्किट लग रहे हैं क्योंकि सेबी ने एक फॉरेंसिक ऑडिट करा है कंपनी के ऊपर। एंड फॉरेंसिक ऑडिट में पता लगा कि प्रमोटर जो बोरोविंग्स थी वो बेसिकली साइफन ऑफ करके या तो कमेलियाज में घर ले रहे थे, या तो 26 लाख रुपीज का गोल्फ कोर्स का एक सेट लिया था, या तो एन नंबर ऑफ यूजेस में यूज कर रहे थे जो कंपनी से हटके था। अब काफी रिटेल इन्वेस्टर्स का एक क्वेश्चन आएगा, यार तो हम लोग ऐसी चीजों को कैसे पकड़े। यहाँ पे एक सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपल थिंग कोई भी रिटेल इन्वेस्टर जो कर सकता था, जो अपने आप को बचाने के लिए आपको करना चाहिए पीक ऑफ द बुल मार्केट्स में, दैट इज लुकिंग एट द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आप मेरे साथ यहाँ पे एक एक्टिविटी कीजिए। एंड इस एक्टिविटी से हमें बहुत डीपर इंसाइट्स भी आएंगी जब हम इस वीडियो के अंदर आगे चलेंगे। तो लास्ट 5 ईयर्स के अगर आप कंपनी के प्रॉफिट्स देखेंगे, तो 2020 से लेते हैं तो 2 करोड़ प्लस 3 करोड़ 5 करोड़, 5 करोड़ प्लस 11 करोड़ करें तो 16 करोड़, 16 प्लस 23 करेंगे तो 39 करोड़, 39 प्लस 53 करेंगे तो 92 करोड़। अगर आप 92 करोड़ का प्रॉफिट लेते हैं, तो कंपनी ने 2020 से 2024 के बीच में 92 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। वेराज अगर आप कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट पे आते हैं, अगर आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस लेते हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट तो 92 करोड़ का है, बट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखते हैं तो 2020 में -15 करोड़, 2021 में 6 करोड़ का तो -9, फिर -15 2022, -59, फिर 115 करोड़ का इन्होंने बेसिकली कैश फ्लो दिखाया 2023 में, विच इज़ बेसिकली इक्विवेलेंट टू योर 56 ऑड करोड़ के आसपास हो गया। देन 56 ऑड करोड़ में से अगर आप -98 करेंगे, तो ओवरऑल कंपनी ने माइनस ऑलमोस्ट 42 करोड़ का कंपनी ने कैश फ्लो करा क्यूमुलेटिवली ओवर दिस पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। माने 92 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया और लगभग 40 टू 50 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो दिखाया। तो इसका क्या मतलब है कि कंपनी का जो कोर ऑपरेशन है या कंपनी का जो धंधा है, गल्ले के अंदर पैसा नहीं आ रहा। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि दुकानदार ने सेल तो कर दी, बट इतने उधार पे कर दी कि पैसा गल्ले में वापस नहीं आ रहा। एंड जब पैसा गल्ले में वापस नहीं आता तो क्या करना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है, वर्किंग कैपिटल लोन लेना पड़ता है, उधारी करनी पड़ती है, इक्विटी डाइल्यूशन करनी पड़ती है, राइट। कहीं ना कहीं से तो पैसा रेस करोगे, राइट। तो इस बिजनेस की अगर आप बैलेंस शीट देखते हैं, तो बैलेंस शीट पे आप देखेंगे कि किस स्पीड पे बोरोविंग्स बढ़ी है, राइट। कि कंपनी की बोरोविंग्स किस स्पीड पे ग्रो करी है। तो दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इज दैट सेल्स इज वैनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी, बट कैश फ्लो इज किंग। अगर गल्ले के अंदर पैसा नहीं आ रहा, इफ यू आर नॉट मेकिंग मनी एट द एंड ऑफ द डे, इफ यू आर नॉट अर्निंग कैश फ्लोस, व्हाट विल हैपन इज दैट इवेंचुअली यू विल हैव टू रिजॉर्ट टू डेट। डेट पे रिजॉर्ट करेंगे तो इवेंचुअली क्या करना पड़ेगा, अगर लेंडर्स भी लोन नहीं देना चाहते तो इवेंचुअली इक्विटी रेज करना पड़ेगा। जैसे इस कंपनी ने न्यूमरस इक्विटी रेज करे, माने कंपनी ने और शेयर होल्डर्स को इन्वॉल्व करा अपने साथ, और डाइल्यूशन करी। एंड फिर इवेंचुअली क्या आएगा, एक दिन म्यूजिक आके रुक जाएगा, जैसे अभी रिसेंटली इस कंपनी में म्यूजिक रुका। एंड जनरली ये म्यूजिक कब रुकते हैं, जब बेयर मार्केट्स होती हैं, क्योंकि नो वन इज विलिंग टू फंड देम। सेकेंड एग्जाम्पल, नाउ हियर इज ऑल्सो अ कंपनी वेयर इफ यू लुक एट द इनकम स्टेटमेंट, कंपनी ने नियरली 27% की आरओई करी है। कंपनी के लास्ट 4 ईयर्स के अगर आप प्रॉफिट देखते हैं, तो 2 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली कंपनी आज 39 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। तो माने कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ का कैगर है, दैट इज ऑलमोस्ट 82% इन लास्ट 3 ईयर्स। स्टॉक प्राइस का कैगर ऑलमोस्ट 52% का है,
मेरा सेल्स ग्रोथ का कैगर 61% का। बट अगेन विदाउट नेमिंग द कंपनी, नाउ लुक एट द कैश फ्लोस। -0, -4, 4 crores, 2 crores एंड -7 crores. नाउ अगेन अ क्वेश्चन बेकन्स कि एक कंपनी जिसके प्रॉफिट ग्रो कर रहे हैं बट 4-5 साल से कैश फ्लो नहीं बन रहा। कैश फ्लो होता है आपके गले में पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा, कि ऑपरेशन से आप पैसा बना पा रहे नहीं बना पा रहे। तो उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा? फंड रेजिंग करनी पड़ेगी, बाहर के शेयर होल्डरों से पैसा उठाना पड़ेगा, या तो उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, या तो उस कंपनी को डेट रेज करनी पड़ेगी। तो इस कंपनी के अंदर न्यूमरस इक्विटी रेज के राउंड हुए हैं, राइट? बिकॉज कोर बिजनेस तो कैश फ्लोज ही नहीं बना रहा, तो आप कैसे फंड करेंगे बिजनेस को? एक दुकानदार जब अपनी दुकान चलाता है तो वो पैसा कहाँ डालता है? या तो वो पैसा अपनी दुकान, एक बेसिकली दुकान के अंदर डालेगा, दुकान में केपेक्स करेगा, फर्नीचर लगाएगा, नई दुकान लगाएगा, या तो दुकान को चलाने के लिए यू नीड टू फंड द वर्किंग कैपिटल। इन्वेंट्री भी तो लेगा, उधारी के भी दिन होंगे, राइट? तो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन कैश फ्लोज। हम इसको बहुत सिंप्लीफाई करेंगे आपके लिए। और थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंपनी विच हैज प्रूवन आउट टू बी अ फ्रॉडुलेंट कंपनी। तो इस कंपनी का शेयर 8 बैगर हुआ था बिटवीन 2013 टू 2017, एंड दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट एग्जांपल्स जो मैंने अपनी लाइफ में फॉरेंसिक एनालिसिस लगा के एक बिजनेस को अवॉइड करा था। तो दिस इज अ बिजनेस व्हिच वाज सपोज्ड टू बी अ कंपनी इनटू बेसिकली द डेयरी बिजनेस। तो इस कंपनी ने अक्षय कुमार को अपने पास ऐड में रखा था। कंपनी का नाम क्वालिटी लिमिटेड है, इनका ऑफिस रजौरी गार्डन में भी होता था। एंड इस कंपनी का अगर आप 2013 टू 17 में देखते हैं तो स्टॉक प्राइस 8 बैगर हो गया। तो आप सोचेंगे यार स्टॉक प्राइस तो 8 गुना हो गया, भाव भगवान से, फंडामेंटल्स तो बेवकूफ़ों के लिए हैं, राइट? बट एट द सेम टाइम अगेन इन दिस बिजनेस एक सिंपल आपने टेस्ट करा होता कि एक डेयरी का बिजनेस, एक दूध बेचने का जो बिजनेस है, आपका जो प्रोडक्ट बिकता है वो हाथों हाथ बिकता है, राइट? अगर मैंने एक दूध का शॉप लगाया, द मोमेंट आई स्टार्ट सेलिंग, देयर वोंट बी अ एग्जांपल ऑफ वहाँ पे बहुत रिसीवेबल डेज नहीं होंगे, माने उधारी के दिन ज़्यादा नहीं होंगे। हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो कंपनी के लगभग इन अ सेक्टर जहाँ पे 1 या 2 डेज का डेटर डेज होना चाहिए, कंपनी का डेटर डेज कंसिस्टेंटली 3 मंथ से ज़्यादा था। कंपनी के डेटर डेज कंसिस्टेंटली 3 मंथ से ज़्यादा थे। एंड कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे लगातार बिटवीन 2013 टू 2017, अगर आप कंपनी के क्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स देखते हैं, यहाँ पे जैसे हमने आपके लिए फिगर डाली है, और कंपनी के क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज देखते हैं, तो अगेन देयर वाज अ वाइड स्प्रेड मिसमैच इन अ बिजनेस विच इज सपोज टू बी अ कैश काउंटर बिजनेस, कि आपने माल रखा और आपका माल बिक गया, राइट? वेयरएज़ पीयर्स में जैसे हैट्सन एग्रो था तो वहाँ पे 1 या 2 डेज का डेटर डेज होता था। दिस इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ कैश फ्लोज। अब कैश फ्लो को आपके लिए और आसान बनाने के लिए आई विल डू अ वेरी सिंपल एक्टिविटी, कि मैं कैश फ्लोज को आपके लिए इतना आसान बनाऊंगा ताकि आप इसको एकदम बाय हार्ट याद कर लें, एंड आपकी जो लाइफ है उससे इसको हम कोरिलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम 3 बकेट एग्जाम्पल लेके आ रहे हैं जिससे आपके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो पहले तो हम कैश फ्लो की अकाउंटिंग डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके लिए मैं आपके इतना सिंपल कर दूंगा कि आपको हमेशा याद रहेगा कैश फ्लोज होते क्या हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नथिंग बट इट प्रोवाइड्स information about a company's cash receipts and cash payments during an accounting period, showing how these cash flows link the ending cash balance to the beginning balance shown on the company's balance sheet। माने कंपनी का जो मूवमेंट ऑफ कैश है बैलेंस शीट पे, वो हमें बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट को अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे आप सपोज कीजिए आपके घर पे एक अलमारी है, उस अलमारी को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, सेकंड इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, थर्ड इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसको और सिंपल करने के लिए मैं आपकी लाइफ का एग्जाम्पल लेता हूँ, एंड आप अपने एग्जाम्पल से सोचिए। ना सपोज करते हैं आप जो इनकम कमाते हैं, चाहे आपको बिजनेस इनकम आती हो चाहे आपको सैलरी आती हो, तो ये इनकम या सैलरी कहाँ जानी चाहिए? इज इट अ कैश फ्लो जो आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कमाई, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कमाई, या खुद का एसेट दैट इज योर सेल्फ, खुद को ऑपरेशंस में यूज करके कमाई? व्हाट डू यू थिंक? द आंसर इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कि आपने अपने आप को यूज करके नेट इनकम माने आपने सैलरी कमाई हर महीने। तो दैट इज योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कि खुद का एसेट यूज करके आपने कैश फ्लो कमाया, तो आपके ऑपरेशन से कैश फ्लो कमाया आपने। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, रियल एस्टेट परचेज्ड। अब आप कैश का यूसेज कर रहे हैं, एंड आपने कैश का यूज कहाँ करा? आपने रियल एस्टेट खरीद लिया।
नाउ बाइंग अ रियल एस्टेट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी? व्हाट डू यू थिंक? द आंसर इज करेक्ट कि आपने इन्वेस्ट करा है। सो परचेजिंग अ रियल एस्टेट इज एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो क्योंकि एक आउटफ्लो है तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नेगेटिव दिखेगा क्योंकि आपसे पैसा गया है। Whereas जब आपके पास पैसा आएगा तो इट विल लुक लाइक अ पॉजिटिव कि आपके पास पैसा आया है। जब हम कंपनी के अकाउंट्स देखेंगे तो आपके लिए और सिंपल हो जाएगा। फिर हम एग्जांपल लेते हैं डिविडेंड का, कि आपने किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करा था और आपको डिविडेंड आया। तो आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको इनकम आई है, राइट? यहाँ पे आपने खुद को यूज़ नहीं करा। खुद को यूज़ करने के लिए तो आपने सैलरी कमा ली, राइट? आपने इनकम कमा ली। बट यहाँ पे आपने एसेट्स में इन्वेस्ट करा, उन एसेट्स पे आपको डिविडेंड आया है। तो व्हाट डू यू थिंक, ये डिविडेंड फाइनेंसिंग में पार्ट होना चाहिए, इन्वेस्टिंग का पार्ट होना चाहिए, या फिर ये पार्ट होना चाहिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का? द करेक्ट आंसर इज दिस विल बी अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से आपने इनकम कमाई है। तो यहाँ पे तो पहले हमने रियल एस्टेट परचेज करा था तो आपसे कैश फ्लो गया था, तो ये हमेशा नेगेटिव दिखेगा कि आपने कैश फ्लो आपसे आपके घर से गया, तो दिस इज नेगेटिव। बट ये अब आपके पास पॉजिटिव सरप्लस आई, राइट? तो दिस इज डिविडेंड इनकम विच गोज टू कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब एग्जाम्पल लेते हैं डेट टेकन। आपने डेट लिया, राइट? सपोज करते हैं आपने जो घर खरीदा उसके लिए आपने डेट लिया। अब डेट किसका पार्ट है? डेट इनहेरेंटली क्या ऑपरेशन से आती है, आपके खुद के एसेट को इन्वॉल्व करके आपने ली, या आपने डेट इन्वेस्टिंग से कमाई, या फिर आपने डेट एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी के थ्रू एक फंड रेज करा? नाउ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि दिस इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कि आपने जो डेट लिया, दिस इज अगेन अ पॉजिटिव इनफ्लो, कि आपने बैंक से डेट लिया, तो डेट टेकन इज एन एग्जांपल ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अगेन दिस रिफ्लेक्ट्स एज पॉजिटिव इन द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर हम एग्जांपल लेते हैं कि आपने क्या करा, कि आपने टैक्सेस पे करे। आपने टैक्सेस पे करे। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। इफ यू पे टैक्सेस, टैक्सेस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? कि अगर आपको ऑपरेट करना है, सैलरी कमानी है या बिजनेस कमाना है, यहाँ से बिजनेस से आप इनकम कमा रहे हैं, तो अगेन क्या वो इन्वेस्टिंग में होगी, फाइनेंसिंग में होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होगी? तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि सैलरी आई तो उससे हमने टैक्स पे करा, बट ये एक आउटफ्लो है, राइट? तो दिस गोज टू योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक आपको हमेशा दिखेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में एंड में माइनस टैक्सेस होता है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द सेम, जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करते हैं, ही करती हैं, राइट? नाउ अनदर एग्जांपल, गोल्ड परचेस्ड। आपने गोल्ड खरीदा है इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए। Now, gold is an example of operating, investing, or your financing activities. The answer becomes very simple. The answer is it is an example of your investing activities. So, this is how you can start thinking about cash flow from operations, cash flow from investing activities, and cash flow from financing activities. तो जब हम लार्ज कॉर्पोरेट्स या बिजनेसेस का एग्जाम्पल लेते हैं जो लिस्टेड यूनिवर्स में होती हैं, तो हमेशा जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करते हैं तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में वी ऑलवेज स्टार्ट विथ पीबीटी। तो पीबीटीएम में हम कपल ऑफ चीज़ें ऐड करते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम क्या ऐड बैक करते हैं? हम एक डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। आप ये सोचिए, जो मैंने कुर्सी ऑफिस के लिए खरीदी, ये 10,000 रुपए की कुर्सी है, राइट? इसका खर्चा वन गो में हो गया था। बट मेरा अकाउंटेंट क्या कहता है कि आप इसको वन गो में ना दिखाओ, आप इसकी लाइफ 10 ईयर्स की ले लो और हर साल 1,000 रुपीज़ दिखाओ। पर इवन दो मेरा वन गो में कैश फ्लो चला गया, बट स्टिल क्या करता हूँ मैं, इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन दिखा के इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, राइट? एंड जब मैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट कर रहा होता हूँ, एक्चुअली में तो मेरा 10,000 रुपीज़ का खर्चा एक बारी में चला गया। तो व्हाट डज इट मीन कि मैं वहाँ पे डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करूँगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। तो इसलिए डेप्रिसिएशन को हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस की जो कैलकुलेशन होती है उसमें ऐड बैक करते हैं। फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में हम क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं? तो कंपनी की जो अदर इनकम हो, अगर कंपनी ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा और वहाँ से अदर इनकम आई हो, तो उसको हम वापस कंपनी से सब्ट्रैक्ट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से कैलकुलेट करने के लिए। अब आपका क्वेश्चन आएगा ऐसा क्यों करते हैं? इसका एक बहुत ही सिंपल आंसर है। रीज़न बीइंग इज़ दैट कंपनीज़ को का जो कोर बिज़नेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हमें वो बताता है कि कोर बिज़नेस क्या कर रहा है इस टाइम पे कंपनी का, राइट? तो इसलिए हम अदर इनकम को हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस की कैलकुलेशन में। फिर हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस को ऐड बैक या बेसिकली सब्ट्रैक्ट करते हैं। उस पे मैं थोड़ा लेटर आऊँगा डिटेल के अंदर। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में कंपनी के अंदर ये दिखता है। फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है? तो जैसे आपने गोल्ड खरीदा, जैसे आपने रियल एस्टेट लिया, वैसे ही एक कंपनी को फैक्ट्री पे भी एक्सपेंडिचर करना होता हैगा, कंपनी को नया प्लांट लगाना होता हैगा, कंपनी को न्यू लैंड लेनी होती होगी, तो कंपनी को कभी-कभी बेसिकली जो लैंड है उसको भी सेल करना होता हैगा, एंड कंपनी को कभी-कभी म्यूचुअल फंड्स भी खरीदने होते होंगे।
सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट? ये जो भी कंपनी इन्वेस्टमेंट्स में यूज कर रही है, चाहे वो टेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स हो जैसे लैंड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, या कंपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, सो ऑल ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और जो भी अदर इनकम कंपनी कमाती है या डिविडेंड्स कमाती है, सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर जब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है, नाउ सपोज करते हैं जैसे दीपक नाइट्राइट ने 3 QIP करी थी, माने 3 times फंड डाइल्यूशन करा था, माने और नंबर ऑफ शेयर्स इशू करे थे टू बेसिकली गेट मोर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इनटू द कंपनी फॉर द फिनॉल प्लांट। तो जब डाइल्यूशन होती है, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नाउ दिस इज अ वेरी वंडरफुल वन, इज दैट जब भी कंपनी को कैपिटल स्ट्रक्चर में पैसा चाहिए हो, आप ऐसे याद कीजिए कि कंपनी का सोर्सेज ऑफ फंड क्या होता है। बहुत ही सिंपल 2 सोर्सेज ऑफ फंड कंपनी के लिए क्या है, या तो कंपनी डेट इशू कर सकती है, राइट, या तो कंपनी इक्विटी रेस कर सकती है, या तो कंपनी डेट को पे बैक कर सकती है, या तो कंपनी इक्विटी को एक्सटिंग्विश कर सकती है शेयर बाय बैक करके। तो जब भी कंपनी का कुछ पैसा लेने देने का काम हो फाइनेंसिंग के थ्रू, तो उसको हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डालते हैं। इफ द कंपनी इज टेकिंग डेट, तो वो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एक पॉजिटिव होता है। अगर कंपनी डेट को वापस कर रही है, तो वो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एक नेगेटिव दिखता है। अगर कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, तो वो भी आपके कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आपको दिखेगा कि एज एन आउटफ्लो। सो दिस विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू। जब भी हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे, चाहे कंपनी केपेक्स कर रही है, नया फैक्ट्री लगा रही है, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जब भी कंपनी कर्जा लेने की बात करेगी या कर्जा देने की बात करेगी या फंड रेज की बात करेगी, दैट कम्स फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जब भी कंपनी अपने ऑपरेटिंग बिजनेस की बात करेगी या ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की बात करेगी, या फिर कितना प्रॉफिट कंपनी कैश फ्लोज में कन्वर्ट कर पा रही है, दैट विल कम इनटू द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आपको भी एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। अब जब हम आगे चलेंगे, तो हम इसको और भी ईजी करके समझेंगे जब हम कंपनीज की एक्चुअल कैश फ्लो स्टेटमेंट्स देखेंगे, एंड वील स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि क्यों कैश फ्लोज का इतना रेलेवेंस है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम समझते हैं। पहले हम स्टोरी लेते हैं सिद्धांत की, और सिद्धांत की स्टोरी से हम बहुत सिंपल वे में समझते हैं कि कैश फ्लो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो सिद्धांत या एसओआईसी में पार्टनर है, इसको बहुत मजा आता है, तो ये समोसे की कभी कभी दुकान लगा लेते हैं। हालांकि मैं हमेशा इसका समोसे का एग्जाम्पल देता हूँ, तो इसको मजा नहीं आता, बट यहाँ पे एसओआईसी में पार्टनर है, ये समोसे की दुकान लगाता है, राइट। एंड आउटसाइड इंडिया गेट ये समोसे बेचना चालू करता है। तो समोसे की दुकान लगाने के लिए पहली चीज़ इसको हम तो इसके पास खुद के पास अभी 200 रुपीज़ है, राइट, क्योंकि एसओआईसी का ओपेक्स में बार बार खर्चा होते रहता है, तो एट द एंड कैश कम बचते हैं, तो सिद्धांत पास 200 रुपीज़ है। एंड एसओआईसी से हमने सिद्धांत को 800 रुपीज़ का एक फ्री में बेसिकली एक लोन दे दिया, राइट, इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया, ताकि सिद्धांत अपनी दुकान लगा पाए। तो जब सिद्धांत के बिजनेस का अगर हम डे जीरो देखते हैं, तो डे जीरो पे सिद्धांत का बिजनेस कैसे दिखेगा, तो सिद्धांत के बिजनेस के सोर्सेज ऑफ फंड जो है, दैट इज लाइबिलिटीज एंड इक्विटी जो हम कहते हैं, वो सिद्धांत की 1000 के आसपास है। वेरएज सिद्धांत की जो एसेट्स है, राइट, तो सिद्धांत जाता है इस पैसे को लेके, एंड इस पैसे को लेके सिद्धांत क्या करते हैं कि किचन इक्विपमेंट ले लेता है 250 रुपीज़ का, एंड रॉ मटेरियल ले लेते हैं 250 रुपीज़ का। तो सिद्धांत के पास कैश एट हैंड 500 रुपीज़ है, वेरएज सिद्धांत ने अपने फिक्स एसेट्स में 500 लगा दिए। तो दोनों साइड पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम ये 500 के फिक्स एसेट्स हुए और कैश एट हैंड 500 हुआ, तो 1000 रुपीज़ के सिद्धांत के टोटल एसेट्स हो गए। एंड यहाँ पे सिद्धांत के सोर्सेज ऑफ फंड के ओन मनी और इंटरेस्ट फ्री मनी, तो ये भी 1000 रुपीज़ के आसपास हो गई। तो फॉर डे जीरो पे सिद्धांत पास कैश एट हैंड 1000 था, जिसको उसने फिक्स एसेट्स में लगाया, एंड जिसको उसने बाकी कैश को एज इट इज रख लिया। तो इसलिए हम कहते हैं बैलेंस शीट हमेशा बैलेंस हो जाती है। इक्विटी और लाइबिलिटी भी 1000 है, वो क्योंकि सोर्सेज ऑफ फंड है, और अभी 1000 रुपीज़ का उसने 500 रुपये का फिक्स एसेट ले लिया, 500 रुपीज़ का अभी भी कैश इन हैंड रखा हुआ है। तो दिस इज आवर बैलेंस शीट बैलेंसेस। अब हम इसको और इजी बनाते हैं, राइट। तो आपको बैलेंस शीट तो ऐसे दिखेगी कि 1000 के टोटल एसेट्स, 1000 के टोटल लाइबिलिटीज। अब हम यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो का इंट्रोडक्शन करते हैं। अब सिद्धांत समोसे बेचना चालू करते हैं, एंड उसके समोसे ज़्यादा अच्छे हो गए, राइट। तो मतलब मैं तो मजाक में कहता हूँ नॉट यार समोसे वाला। तो एंड ही स्टार्ट सेलिंग समोसास, एंड समोसा सेल वेल। तो फर्स्ट डे पे बिजनेस के ही सेल्स 100 समोसास, 100 समोसे बेचते हैं सिद्धांत, एंड एक समोसा सिद्धांत 5 रुपीज़ का बेचता है, वेरएज उसकी कॉस्ट एक समोसे की बनाने की सिर्फ 1 रुपी है। तो प्रॉफिट पर समोसा सिद्धांत 4 रुपए करता है, राइट। तो प्रॉफिट पर समोसा इज 400 रुपीज, हिज कॉस्ट टू मेक इज 1 रुपी, एंड ही सेल्स ईच एंड एवरी समोसा फॉर 5 रुपीज। सो ही डज सेल्स, अगर देखे जाए तो 100 समोसा बेचे, 5 रुपीज का एक समोसा, तो सेल्स 500 रुपीज की होगी, करेक्ट। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, बनाने का खर्चा सिर्फ 1 रुपी पर समोसा है,
तो कॉस्ट ऑफ सेल 100 रुपीज हो गई, टोटल में सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स करेंगे तो सिद्धांत का प्रॉफिट बचा 400 रुपीज। तो इनकम स्टेटमेंट भी अच्छी लग रही है, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो यही होती है कंपनीज की, यहाँ पे अपनी हमने टैक्स वैक्स की कॉम्प्लिकेशन नहीं डाली। फिर सिद्धांत क्या करता है, सिद्धांत रियलाइज करता है कि टू इंक्रीज इज सेल्स, अब सिद्धांत को थोड़ा सा ग्रीड आ जाता है, उसको बड़ा बड़ा मजा आ रहा है समोसे बना के बेचने में। नाउ ही गेट्स ग्रीडी एंड ही कैन जस्ट सेल samosas to visitors those who have come for picnic at India Gate and take money later from them। तो कहता है कि मैं अभी इनको समोसे बेच देता हूँ, बट इनका जो पैसे देने होंगे मेरे को, तो पैसे मैं उधार पे ले लूंगा इनसे, कि आप अभी मेरे को बेसिकली यू कैन गिव मी मनी लेटर। So this is what Siddhant does. Thus he introduces the concept of credit and receivables into his business। तो कहते हैं कि समोसे तो आप अभी ले लो, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस में मैं अभी प्रॉफिट दिखा दूंगा, बट पैसे जो इसके हैं वो आप मेरे को बाद में दे देगा, राइट, ताकि उसकी सेल बढ़ जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं, ईट नाउ एंड पे लेटर का कॉन्सेप्ट तो सिद्धांत ये इंट्रोड्यूस करता है। तो ईट नाउ एंड पे लेटर सिद्धांत इंट्रोड्यूस करता है, जिसमें से 50 समोसा सिद्धांत के मतलब ये वही सिमिलर एग्जाम्पल है, 50 समोसा सिद्धांत के कैश पे बिकते हैं, 50 समोसा सिद्धांत के उधारी पे बिकते हैं, क्रेडिट पे बिकते हैं। नाउ हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। तो जब आप सिद्धांत की अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाएंगे, सिद्धांत ने अभी भी 100 समोसा बेचे, एक समोसा 5 रुपीज का बेचा और एक समोसे पे 1 रुपी का एक्सपेंडिचर है, राइट। तो जब आप अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाएंगे, यहाँ पे 50 समोसे इसने कैश पे बेचे, 50 समोसे इसने उधारी पे बेचे। तो मेरा आपसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि सिद्धांत की सेल में अकाउंटिंग के अंदर 50 समोसे की जो कैश पे है वो लिखूंगा या 50 समोसे की जो उधारी पे वो लिखूंगा। द आंसर, करेक्ट आंसर इज कि मैं पूरे के पूरे 100 समोसा की सेल लिखूंगा सिद्धांत की अकाउंटिंग स्टेटमेंट में। प्रॉफिट एंड लॉस में सिद्धांत की 100 समोसा की सेल जाएगी, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अक्रूवल प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये एक अकाउंटिंग की इम्परफेक्ट चीज है जो आपको जाननी पड़ेगी। क्यों मैं कह रहा हूँ बार बार कि जो आपकी सेल्स इज वैनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी एंड कैश फ्लो इज किंग, बिकॉज अकाउंटिंग अक्रूवल प्रिंसिपल पे वर्क करती है। जब समोसा सिद्धांत ने कस्टमर को दे दिया तो आप अकाउंटिंग स्टेटमेंट पे उसको प्रॉफिट एंड लॉस में सेल को बुक कर लोगे। जब सिद्धांत ने पैसे रिसीव करे वो मैटर नहीं करता प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे, वहां पे कैश फ्लो आता है। ये चीज आपको याद रखनी है, इसलिए कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है, क्या गले में पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा। इसकी इंपॉर्टेंस लोगों को बेयर मार्केट में रियलाइज होती। हमने फोरेंसिक एनालिसिस में एसओआईसी ट्राइब मेंबर्स को बहुत बार ये चीज समझाई लास्ट 5-6 ईयर्स से, एंड होपफुली सारे ट्राइब मेंबर्स अब इसको रियलाइज करते हैं। पर अगर आपने नहीं सीखा तो यहाँ पे आप सीख सकते हैं आराम से। तो एक्चुअली में सिद्धांत ने कैश में सिर्फ 50 समोसा बेचे और क्रेडिट पे भी 50 बेचे। पर सिद्धांत का अगर हम कैश प्रॉफिट देखते हैं तो कितना आएगा, तो कैश सेल्स कितनी थी सिद्धांत की, 250 रुपीज की कैश सेल्स की बात करो, और कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना था 100 रुपीज, क्योंकि 50 समोसा इसने कैश पे बेचे। तो कैश प्रॉफिट सिद्धांत का कितना आएगा 150। तो कैश में प्रॉफिट 150 है, राइट। वेयर जो रिमेनिंग प्रॉफिट है सिद्धांत का वो कैसे होएगा, तो रिमेनिंग प्रॉफिट जो सिद्धांत का है दैट इज अगेन अक्रूवल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पे चलता है। मैं आपके लिए और सिंप्लीफाई करता हूँ इसको कि यहाँ पे अब क्या होएगा इस एग्जाम्पल के अंदर कि सिद्धांत ने 50 समोसा जो क्रेडिट पे बेचे थे, तो एक समोसा कितने का था 5 रुपए का, तो 50 अगर क्रेडिट पे बेचे तो कितना टोटल में उधारी हुआ सिद्धांत का 250 रुपीज का, करेक्ट। तो 250 रुपीज का एक लाइन आइटम उसको हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स की लाइन आइटम, राइट। एंड ट्रेड रिसीवेबल सिद्धांत की कहाँ देखेंगे, तो अगर हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं तो पहले तो सिद्धांत के पास इन्वेंट्री है, फिक्स एसेट्स हैं, राइट। तो इन्वेंट्री भी समोसे की इसके पास है, तो हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, राइट। एंड कैश एट हैंड सिद्धांत पास 750 रुपीज का है, क्योंकि पहले 500 रुपीज कैश इन हैंड था, फिर 250 रुपीज की कैश सेल्स करी सिद्धांत ने। एंड सिद्धांत के पास यहाँ पे एक लाइन आइटम आएगी ट्रेड रिसीवेबल्स की। ट्रेड रिसीवेबल्स की क्यों, क्योंकि सिद्धांत ने ये उधारी पे बेचे, इसलिए यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स में लाइन आइटम दिख रही। सिद्धांत की ओन इक्विटी 200 लगी हुई थी एंड बोरोड फ्रॉम एसओआईसी 800 के आसपास की सिद्धांत की इक्विटी थी, राइट। फिर सिद्धांत की रिजर्व्स ये 400 कहाँ से आए, रिजर्व्स कहाँ से आए सिद्धांत के पास, सिद्धांत ने जो प्रॉफिट कमाया, दैट इज सिद्धांत ने समोसे 500 के बेचे, सिद्धांत ने खर्चा 100 रुपीज का करा और यहाँ पे रिजर्व्स आ गए, राइट। एंड यहाँ पे फिक्स एसेट्स 250 के और सिद्धांत ने 150 रुपीज की एडिशनल इन्वेंट्री भी परचेज करी, राइट, क्योंकि उसने आलू और समोसे और जो मैदा उसके लिए इन्वेंट्री लेनी पड़ी, तो इन्वेंट्री हमें यहाँ पे दिखती है। तो अगर हम दोनों साइड को बैलेंस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पे 400 प्लस 200 प्लस 800 1400, इन्वेंट्री 150 की, फिक्स एसेट्स 250 के, कैश एट हैंड 750 का और रिसीवेबल्स 250 के, तो यहाँ पे 1400। अभी तक अकाउंटिंग ऐसे चलती है कि ये दोनों चीजें बैलेंस हो गई, तो बैलेंस शीट बैलेंस हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस बन गया। अब यहाँ पे आती है रियलिटी। अब रियलिटी क्या आती है
कि सिद्धांत ने जिनको समोसे उधारी पे बेचे, उन्होंने सिद्धांत को पैसे टाइम पे वापस नहीं करे। एंड वो लोग भाग गए क्योंकि वो वहाँ पे विजिटर्स थे, उन्होंने कहा फ्री में समोसा मिल गया खाने को। तो व्हाट इफ दोज हु केम फॉर पिकनिक डू नॉट रीपे सिद्धांत? तो क्या होएगा? एट द एंड सिद्धांत असली में कैश फ्लो नहीं कमा पाएगा। तो वो जो 250 रुपीज का ट्रेड रिसीवर्स आपको बैलेंस शीट पे दिख रहा है, ये राइट ऑफ होएगा। इस वजह से कैश फ्लो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट अक्रूवल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पे चलती है। आप सेल तब बुक करते हैं जब आप गुड्स को ट्रांसफर कर दें या सर्विस प्रोवाइड कर दें। जब आप कैश रिसीव कर रहे हैं तब आप सेल्स नहीं बुक करते। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। सेल्स आर बुक्ड व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रांसफर्ड, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड। दिस इज व्हाई कैश फ्लो स्टेटमेंट बिकम्स इंपॉर्टेंट। होपफुली यू विल रिमेंबर दिस फॉर योर लाइफ कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट अक्रूवल प्रिंसिपल्स पे बनती है, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना जरूरी है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 तरीके की होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 चीजें डिवाइडेड होती है। एक होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, एक होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एक होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जैसे हमने 3 बकेट में पढ़ा था, सिमिलरली यहाँ पे हम देखते हैं। तो जो भी कैश कोर ऑपरेटिंग बिजनेस से जनरेट होता है, राइट, वो आता है आपके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में। जो भी कैश कंपनी का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यूज होता है, वो आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। एंड जो भी कैश कंपनी का फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जाता है या आता है, वो जाता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इसको हम आपके लिए और भी सिंपल बनाएंगे और आपके साथ अब मैं न्यूमरस केस स्टडीज करूंगा। पहले मैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस को खोलूंगा, पहले हम देखेंगे कैलकुलेट कैसे होता है, राइट। थोड़ा सा मैं आपको सिखाऊंगा भी कैसे होता है, फिर स्क्रीनर से सिखाऊंगा कि आपके लिए क्या चीज प्रैक्टिकल है देखना। फिर इन्वेस्टिंग पे चलेंगे और फिर फाइनेंसिंग पे चलेंगे और फिर एक गोल्डन रेशियो ऑफ फ्रॉड की भी बात करेंगे। गोल्डन रेशियो ऑफ फॉरेंसिक एनालिसिस हम यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। तो अब हम चलते हैं टुवर्ड्स न्यूमरस एग्जांपल्स की कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्या यूज केस है। तो हम लोग यहाँ पहले स्क्रीनर पे आते हैं और एक बार देखते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें दिखती कैसे है। तो यहाँ पे मैं कंपनी खोलता हूँ एसजेएस इंटरप्राइजेस के नाम की। एंड एसजेएस इंटरप्राइजेस की मैं नीचे जाके कैश फ्लो स्टेटमेंट पे आता हूँ, राइट। तो आपको यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम की चीज दिखेगी, राइट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक तो बड़ा पहले ही सिंपल मीनिंग क्या है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको क्या बताती है कि बैलेंस शीट पे कैश कैसे मूव हो रहा है। दैट इज द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। और आपको क्या याद रखना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में पब्लिश होती है और फुल ईयर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में पब्लिश होती है। इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है आपकी जब पब्लिश होती है, दैट इज व्हेन द फुल फाइनेंशियल ईयर इज ओवर और व्हेन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज ओवर। तो हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का पर्पस क्या हमें क्या दिखाती है। तो पहले हम यहाँ पे मैं एसजीएस की फुल ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोलता हूँ स्क्रीनर से। यहाँ पे हम एसजीएस की एक बारी कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं नीचे। तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट जब भी आप खोलेंगे तो आपको कुछ ऐसे दिखेगी। और देखिए हमेशा कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखनी है, बिकॉज दैट इज व्हाट मैटर्स। तो आपको यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दिखेगा, राइट। फिर आपको नीचे दिखेगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, आपको यहाँ पे दिखेगा। फिर आपको दिखेगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो पहले तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल मीनिंग बताता हूँ कि कैश फ्लो का मीनिंग, कैश फ्लो यूज क्यों होता है एंड कैश फ्लो का पर्पस क्या है। तो पहले तो आपको एक बारी नेट कैश फ्लो का मीनिंग बताता हूँ क्या है। कि अगर हम इन तीनों चीज़ों को ऐड कर देंगे, राइट, तो हम एक बारी ऐड करते हैं तो आपके लिए सिंपल हो जाएगा। अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 109 करोड़ है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -133 है और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी +29 करोड़ है, तो इन सबका आंसर 4 करोड़ आएगा। दैट इज प्लस दिस। तो ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा इसमें से। तो 24 करोड़ और एंड में 4 करोड़ का, मतलब कुछ डेसिमल में आंसर आएगा, तो अभी 4 करोड़ का आप आंसर अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एसजीएस की अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पे चलते हैं तो आपको दिखेगा ये आंसर 4.1 करोड़ का आ रहा है। ये बेसिकली आपके लिए मैं थोड़ा सा और इजी कर रहा हूँ, ये अभी डेसिमल पॉइंट में, तो ये 4.1 करोड़ का आंसर आ रहा है, राइट। तो लेट मी जस्ट अंडरलाइन दैट। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि एज कंपेयर टू लास्ट ईयर टू दिस ईयर, बैलेंस शीट पे जो कैश है वो 4.1 करोड़ से ऊपर गया है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस शीट पे कितना था? 7.9 करोड़ का था। ये सब रुपीज मिलियन में, तो ये 7.9 करोड़ का था, जो अब 12.1 करोड़ का हो गया, राइट। अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो दिस हैज लेड टू द इंक्रीज इन कैश। तो पहले हमने सबसे सिंपल चीज की बात करी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जब सीएफओ प्लस सीएफआई प्लस सीएफएफ करते हैं तो हमें नेट कैश फ्लो पता लगता है कि बैलेंस शीट पे कैश किससे मूव करे। तो अगर आप बैलेंस शीट पे आके कैश देखेंगे तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो डेट हैज गॉन अप फ्रॉम 7.9 करोड़ टू 12.1 करोड़। तो पहला तो हमने एक सिंपल मीनिंग देख लिया कैश फ्लो स्टेटमेंट का। अब हम आते हैं और इंपॉर्टेंट चीजों पे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कहां से कैश फ्लो बन रहा है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, बिजनेस के कोर धंधे से।
अब यहाँ पे मेरे को साथ आप बहुत ध्यान देना अगले 5 मिनट के लिए। अगर आपका ये फंडा क्लियर हो गया, तो आपकी इन्वेस्टिंग और फंडामेंटल लाइफ क्लियर हो जाएगी। आप कभी भी ऐसे उल्टी-सीधी कंपनियों में नहीं जाएँगे एंड आपके लिए 2 मिनट टेस्ट भी होएगा कि इस कंपनी को डिलीट कैसे करना है, इसको ट्रैक क्यों नहीं करना अभी। राइट? एक बड़ा सिंपल चीज़ है कि जब हम कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं, तो यूजुअली कैश फ्लो का जो कैलकुलेशन है, ये एक इनडायरेक्ट मेथड से होता है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे लेट मी जस्ट ओपन द थिंग। तो जब भी हम कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं, तो क्योंकि अभी हम अक्रूवल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग यूज़ करते हैं, तो इनडायरेक्ट मेथड क्या कहता है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स सबसे पहले आता है, राइट? जो हम अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम देखते हैं, तो एसजेएस का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 112.6 करोड़ है। अब इसमें एडजस्टमेंट्स होंगी। क्या एडजस्टमेंट्स होंगी? तो पहली चीज़ हम डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करते हैं। तो डेप्रिसिएशन जो इनकम लाइक स्टेटमेंट में से सब्ट्रैक्ट होता है, वो यहाँ पे पीबीटी में ऐड बैक होता है। क्यों ऐड बैक होता है? क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, आपको याद रखना है। एक बारी मैंने इस कुर्सी पे अगर 10,000 रुपए खर्च दिए, मैं हर साल नहीं खर्च रहा, बट फिर भी मैं अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन इसलिए दिखाता हूँ ताकि मेरे को टैक्स बेनिफिट्स मिले एंड ताकि इस कुर्सी की लाइफ क्योंकि 10 ईयर्स की है, तो मैं इसको उस 10 ईयर पीरियड पे बेसिकली स्प्रेड आउट कर पाऊँ। तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। खर्चा हो चुका है, राइट, इस कुर्सी का, बट ये कुर्सी अब मेरा कैश एक्सपेंस नहीं है, तो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। थिंक अबाउट इट केयरफुली। एक बार खर्चा हो चुका है, कैश आउटफ्लो हो चुका है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, बट अब ये क्योंकि ये कुर्सी मेरे ऑपरेटिंग एक्टिविटी को इम्पैक्ट नहीं कर रही, इसलिए मैं ऐड बैक कर रहा हूँ। ये कैश मैंने, इस कुर्सी का जो कैश है, ये मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कुछ नहीं करा, इसलिए ये ऐड बैक होता है। तो depreciation is added back, right? Even share-based payments are added back. ESOPs are considered to be non-cash expenses also. This is also added back, right? इंटरेस्ट इनकम को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब मेरे को कोई बता सकता है कि हम इंटरेस्ट इनकम को सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं यहाँ से? इसका एक बहुत ही सिंपल रीजन है, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम कोर बिजनेस के ऑपरेशन से मैं पैसा नहीं कमा रहा। तो जहां जहां पे अदर इनकम और इंटरेस्ट इंटरेस्ट इनकम आती है, उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट? तो अभी E2E नेटवर्क के रिजल्ट आए थे जहां पे अदर इनकम बहुत ज्यादा थी, तो वहां पे अदर इनकम कैश को कैश फ्लो की कैलकुलेशन से सब्ट्रैक्ट करते हैं। आपको ये कैश कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए रेडीमेड कैलकुलेशन होती है। मैं आपको फिर भी ईच एंड एवरी लाइन आइटम बता रहा हूँ कि कैश फ्लो कैलकुलेट कैसे हो रहा है, कि कंपनी के गल्ले में कितना कैश बना। दैट इज व्हाट कैश फ्लोज टेल यू। फिर फाइनेंस कॉस्ट को भी हम ऐड बैक करते हैं। वाई सो? बिकॉज फाइनेंस कॉस्ट भी कोर ऑपरेटिंग बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। थिंक फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। थिंक अदर इंटरेस्ट इनकम, माने आपने किसी चीज में इन्वेस्ट करा जहां पे इंटरेस्ट इनकम कमाई, थिंक दैट इज फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट? सो दैट इज हाउ यू मस्ट थिंक। उसके बाद हम आते हैं नीचे आते हैं। आई थिंक इन छोटी छोटी लाइन आइटम्स को इग्नोर करते हैं। फिर हम नीचे आके बेसिकली ये देखते हैं कि गेन, अगेन यहाँ पे एक थोड़ी सी बड़ी लाइन आइटम है, गेन्स ऑन सेल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, राइट? अब किसी चीज को सेल करा, राइट, किसी इन्वेस्टमेंट को सेल करा, तो क्या वो अपने कोर ऑपरेटिंग से पैसा कमाया या इन्वेस्टिंग से कमाया? आंसर इज इन्वेस्टिंग से कमाया। तो यहाँ पे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में तो अदर इनकम में ऐड करके आप आ रहे हो, राइट? तो जो भी चीजें कोर ऑपरेटिंग बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है, उसका यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और एडिशन होता है। आपको बस यही याद रखनी है चीज, कि जो भी चीजें कोर ऑपरेटिंग बिजनेस से रिलेटेड है, उसका यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और एडिशन होता है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये सब्ट्रैक्शन एडिशन करने के बाद हम लोग आते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो, कंपनी ने कितना मुनाफा मतलब कितना कामकाजी मुनाफा कमाया, कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? आपका ट्रेड रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री और पेबल्स, माने आपके ट्रेड रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री और पेबल्स में क्या हुआ। तो कंपनी ने 168 करोड़ का कंपनी ने ऑपरेटिंग कैश फ्लो कमाया बिफोर वर्किंग कैपिटल, राइट, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब कंपनी की वर्किंग कैपिटल चेंजेस हुई। यहाँ पे मैं आपको एक सीक्रेट फॉर्मूला बता रहा हूँ, आपको जो जिंदगी भर याद रहेगा कैश फ्लो में। अगर आप सीएफए का भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको याद रहेगा, राइट? तो यहाँ पे एक सीक्रेट फॉर्मूला क्या है कि जब भी कंपनी के करंट एसेट इंक्रीज होते हैं, आप ऐसे याद कीजिए मेरे साथ कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है, उस पे जब भी करंट एसेट्स इंक्रीज होंगे तो कैश फ्लो डिक्रीज होएगा। बड़ा ही एक सिंपल लॉजिक है। करंट एसेट में क्या होता है? उधारी के दिन, उधार या फिर इन्वेंट्री। तो जब भी कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल या इन्वेंट्री इंक्रीज होएगा, तो पैसा फंस रहा है या पैसा आ रहा है? आंसर इज पैसा फंस रहा है। कहां पे फंस रहा है? ट्रेड रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री में। सिद्धांत ज्यादा समोसे उधार पे बेच रहे हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं। अगर करंट एसेट इंक्रीज होता है तो कैश फ्लो रिड्यूस होता है। अगर करंट एसेट्स रिड्यूस होते हैं तो कैश फ्लो इंक्रीज होता है। अगर सिद्धांत ने अपने उधारी कम करी, ज्यादा मतलब पिछले साल की भी उधारी कम कर दी, उसके सारे समोसे वालों ने आके उसको पैसे दे दिए, तो वहां पे उसकी करंट एसेट्स विल बेसिकली रिड्यूस। जब भी करंट एसेट रिड्यूस होंगे तो आपके कैश फ्लोज बढ़ेंगे,
जब भी करंट एसेट्स इंक्रीज होंगे तो आपके कैश फ्लोज घटेंगे। रिमेंबर दिस, जब करंट एसेट्स इंक्रीज होंगे तो कैश फ्लोज रिड्यूस होंगे, जब करंट एसेट्स रिड्यूस होंगे तो कैश फ्लोज इंक्रीज होंगे। सिमिलरली लाइबिलिटी के साथ उल्टा है। तो लाइबिलिटी में क्या है, अगर सिद्धांत ने अपने आलू के सप्लायर को बोला कि यार मैं देखो थोड़े टाइम बाद और पैसे दूंगा, राइट, थोड़े पैसे के मेरे दिन बढ़ा दे, मतलब तू पहले मुझसे 80 डेज में पैसे लेता था, 160 डेज में ले, तो इस सिनेरियो में क्या आएगा, whenever current liabilities go up, whenever current liabilities go up, cash flows go up, whenever current liabilities goes down, अगर सिद्धांत एडवांस में पैसे देने लग गया अपने रॉ मटेरियल सप्लायर को, तो योर कैश फ्लोज दे गो डाउन। ऑलवेज रिमेंबर दिस। If you remember this one line, when current assets increase, cash flows fall. When current assets fall, cash flows increase. When current liabilities increase, cash flows increase. When current liabilities fall, cash flows fall. If you just remember this one line, you will always remember cash flow from operations. हालांकि एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपके लिए इसकी कैलकुलेशन में ज़्यादा जरूरी नहीं है, पर मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि कंपनियों का जो पैसा फंसता है वो वर्किंग कैपिटल में ही फंसता है ज़्यादातर। ऊपर वाली चीज़ तो मजाक थी, नीचे वाली चीज़ रियलिटी है, राइट। ऊपर वाली चीज़ तो मजाक थी, नीचे वाली चीज़ रियलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, तो वह कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल जैसे यहाँ पे बढ़ा, तो 34.8 करोड़ से लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से इस ईयर से 34.8 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया, तो इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया इस कैश फ्लो में से, राइट। कंपनी की इन्वेंट्री भी बढ़ी पर ज़्यादा नहीं बढ़ी, 7.3 करोड़ से बढ़ी। तो टोटल कंपनी ने जो कैश जनरेट करा, ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस, अगर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कहीं कहीं पे करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि ये करंट एसेट इंक्रीज हुआ इसलिए मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करा, क्योंकि यहाँ पे करंट एसेट डिक्रीज हुआ इसलिए यहाँ पे मैंने ऐड बैक करा। तो ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस अकाउंट करने के बाद हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाता है कि कंपनी ने कितना कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमाया। वो कंपनी का है 141.9 करोड़ का। एंड कंपनी ने फिर इसमें से टैक्सेस दिए, तो जो कंपनी ने इनकम टैक्स दिया उसको हमने यहाँ से सब्ट्रैक्ट करा, बिकॉज कैश टैक्स, क्या टैक्स भी तो एक तरीके का कैश का ही खर्चा है, तो उसको सब्ट्रैक्ट करा, तो कंपनी ने 109 करोड़ का कैश जनरेट करा। अब यहाँ पे मैं आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन पैट तो पढ़ाने वाला हूँ, बट CFO टू पैट अगर देखेंगे तो कंपनी ने 109 करोड़ का कैश फ्लो जनरेट करा लगभग, एंड कंपनी ने 85 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी ने पूरा का पूरा अपना प्रॉफिट कैश फ्लो के अंदर कन्वर्ट कर लिया। तो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल कि कंपनी ने इवन दो बिजनेस में प्रॉफिट 85 करोड़ का करा, बट कंपनी ने पूरा का पूरा प्रॉफिट कैश फ्लो के अंदर कन्वर्ट कर लिया, राइट। तो ये 2024 की इनकम स्टेटमेंट है और 2024 की कैश फ्लो स्टेटमेंट है। नाउ लुकिंग एट मोर एग्जांपल्स, नियोजन केमिकल्स के एग्जांपल में आते हैं। तो नियोजन केमिकल्स की हम एक बारी लाइक अकाउंटिंग स्टेटमेंट खोलते हैं Q4 की, राइट, तो FY24 की। एंड नियोजन केमिकल्स के अंदर आके हम एक चीज देखते हैं, अगेन इट्स अ वेरी गुड बिजनेस बट हमें कैश फ्लोज देखना जरूरी है। तो नियोजन केमिकल्स के अंदर अगर आके आप देखते हैं तो कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना कमाया, 114 करोड़ का, राइट। कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट 114 करोड़ का कमाया, बट कंपनी की इन्वेंट्री कितने से बढ़ी, 80 करोड़ से। कंपनी के रिसीवेबल्स कितने बढ़े, 90 करोड़ से, राइट। तो कंपनी का पैसा कहाँ फंस रहा है, वर्किंग कैपिटल में। कंपनी के करंट लोन एंड एडवांसेस कितने से बढ़े, 50 करोड़ से, राइट। तो अगेन वर्किंग कैपिटल चेंजेस, राइट। तो कंपनी का वर्किंग कैपिटल अगर मैं पूरा सब्ट्रैक्ट कर दूं यहाँ से, तो कंपनी ने नेट एट द एंड -105 करोड़ का, कंपनी ने क्या करा, -105 करोड़ का कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, और नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी -115 करोड़ की थी। तो इवन दो कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिट दिखाया है, अगेन ये स्टैंड लोन स्टेटमेंट है, हमें वैसे कंसोलिडेटेड देखनी चाहिए थी, तो मैं कंसोलिडेटेड पे आता हूँ आपके साथ देखने वापस। इवन दो कंपनी ने अपनी लाइक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देखते हैं, तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में आपको -29 करोड़ का नंबर दिखेगा। इवन दो कंपनी ने कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आई थिंक प्रॉफिट दिखाया है 35 ऑड करोड़ का, 36 करोड़ का, बट कंपनी ने नेगेटिव कैश फ्लो कमाया है -29 करोड़ का, राइट। तो कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब प्रॉफिट एंड लॉस पे इवन दो कंपनी के आपको प्रॉफिट दिखेगा 29 करोड़, सॉरी यहाँ पे 36 ऑड करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिखेगा आपको, बट कंपनी ने एक्चुअली में -29 करोड़ का कैश फ्लो करा है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस पे हमें प्रॉफिट दिख रहे हैं वो सारा का सारा कैश इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स में फंसा हुआ है। इसका मतलब ये है, सेम एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं आगे जेंसॉल का, जिसमें प्रॉब्लम्स थी। तो जब हम CFO टू पैट और CFO टू ईबिटा देखेंगे आपके लिए बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। तो जेंसॉल के केस में 2024 में कितना प्रॉफिट था, 53 करोड़ का, बट कंपनी का CFO कितना था, -98 करोड़ का।
राइट। तो कंपनी ने इवन दो प्रॉफिट दिखाया 53 करोड़ का, बट कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव था, क्योंकि पैसा कहाँ फंस रहा है, पैसा आपका उधारी में फंस रहा है, ट्रेड रिसीवर्स में फंस रहा है। अगर आप स्क्रीनर पे देखेंगे रिसीवेबल्स, तो पैसा यहाँ पे फंसा, राइट। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जनरली पॉजिटिव होना चाहिए, और जितना आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे प्रॉफिट है उतना हो तो बढ़िया कहते हैं, उसका 80-85% हो तो भी ठीक है। पर अगर वो नेगेटिव है काफी सालों से, तो इसका मतलब क्या है, हाँ कंपनी ग्रो तो कर रही है, बट कंपनी ग्रो कैसे कर रही है, सिद्धांत को अपने समोसे बेचने हैं, 100 के 1000 समोसे बेच सकता है, पर 900 समोसे बाकी उसको उधारी पे बेचने पड़ेंगे। तो ग्रोथ तो दिखा दी सिड ने, बट कैश फ्लो कहाँ है, गले में पैसा कहाँ है, पैसा ही नहीं है गले में, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस पे तो प्रॉफिट दिखा दिया सिद्धांत ने, यार मैंने प्रॉफिट कर लिया समोसे बेच के, बट प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा। दिस इज व्हाट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन टेल्स अस। रिमेंबर दिस, यू वोंट एवर फॉरगेट दिस, राइट। रिमेंबर दिस विद अ हार्डकोर थॉट प्रोसेस। ये तो हुआ हमारा सीएफओ का थॉट प्रोसेस। अब हम चलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अब मैं आपसे पूछता हूं, कोई कंपनी करती है केपेक्स, राइट। कोई कंपनी कहती है जी हमने केपेक्स करा, कोई कंपनी कहती है जी हमने हम कैश पे बैठे हुए हैं और अभी हमने सपोज करते हैं यहाँ पे पॉलीकैब का एग्जांपल लेते हैं। तो पॉलीकैब के पास बैलेंस शीट पे आज आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट्स है 2186 करोड़ की, एंड लाइक लास्ट पूरे FY24 में 1822 करोड़ की थी। तो कंपनी ने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करी हुई है, और कंपनी ने केपेक्स भी करवाएगा। तो जब भी कंपनीज केपेक्स करती है या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नई फैक्ट्री लगाती है, तो दैट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स, राइट, नॉट रिलेटेड टू ऑपरेशंस। तो जब भी कंपनी केपेक्स करती है, तो कैश आउटफ्लो कितना हुआ है केपेक्स में, वो हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पता लगता है। और ये नेगेटिव क्यों दिख रहा है हमें, जस्ट ओवर हियर, ये फिक्स एसेट परचेज हमें -859 करोड़ नेगेटिव क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये कैश गया है कंपनी से, तो ये कैश आउटफ्लो हुआ है कंपनी से -859 करोड़ का। दिस इज वाई ये हमें नेगेटिव दिखता है। तो कंपनी ने 859 करोड़ केपेक्स पे खर्चा है, दिस इज केपेक्स, फिक्स एसेट परचेज्ड। और कंपनी ने 1 करोड़ के फिक्स एसेट सोल्ड भी करे हैं, तो नेट केपेक्स 858 करोड़ का है, क्योंकि 1 करोड़ के एसेट्स बेचे भी हैं, राइट। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स खरीदी हैं, कितने की ली हैं, 12,760 करोड़ की कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स लिए और इन्वेस्टमेंट्स बेची भी हैं। तो ये मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं जो साल में आप ले रहे हैं और बेच रहे हैं, दैट इज व्हाट द कंपनी हैज सॉर्ट ऑफ डन। एंड अदर कंपनी जब सब्सिडरी में इन्वेस्ट करेगी, तो भी ये यहाँ दिखेगा आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। कंपनी अगर इंटरेस्ट इनकम भी रिसीव करती है, तो कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट करी उस पर अगर इंटरेस्ट इनकम भी रिसीव करी, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड, राइट। तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक पॉजिटिव कैश इनफ्लो आया कंपनी पे। वो म्यूचुअल फंड और ये सब लेंगे, तो थ्रू आउट द ईयर कंपनी ने, आई थिंक कैश तो कंपनी पास 2-2.5 हज़ार का ही करोड़ का ही होगा, पर कंपनी ने ओवरनाइट सिक्योरिटीज में मूव करवाएगा, माने वो 14 डे वाले म्यूचुअल फंड या 21 डे वाले म्यूचुअल फंड्स में थ्रू आउट द ईयर इतनी बारी कैश फ्लो मूव करा कि इन्वेस्टमेंट परचेज और सोल्ड का आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखा। सिमिलरली और हम एग्जांपल्स देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ कि जैसे यहाँ पे लॉरस लैब्स का एग्जांपल लेते हैं। तो लॉरस लैब्स ने काफी बड़ा अगर केपेक्स करा है, तो हमें कहाँ दिखेगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो लास्ट 4 ईयर्स से कंपनी कितने का केपेक्स कर चुकी है, दिस इज 700, 877, ऑलमोस्ट 1600 के आसपास, 2600, तो ऑलमोस्ट 3000 करोड़ का केपेक्स कंपनी ने अपने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से केपेक्स करा है। तो केपेक्स नंबर्स आपको हमेशा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखेंगे। तो वेन एवर इट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग, तो कैश फ्लोज हमेशा वहां पे आपको दिखेंगे। तो कंपनी का कैश आउटफ्लो कितना केपेक्स में, वो आपको यहाँ दिखेगा। नाउ दिस इज हाउ यू कैन थिंक अबाउट इट। जब भी कंपनी इन्वेस्टिंग की बात करती है, जब भी कंपनी अपनी ग्रुप कंपनी में भी इन्वेस्ट करेगी, तो दैट्स एन इन्वेस्टमेंट। जैसे ग्रुप कंपनी में इन्वेस्ट करा, तो कैश आउटफ्लो दिखेगा 80 करोड़ का, राइट। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जनरली आपको केपेक्स दिख जाएगा कि कंपनी में एक्चुअली ने उस साल में कितना केपेक्स करे, जैसे इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का इतना केपेक्स है। दिस इज व्हाट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग विल टेल अस। नाउ कम्स द इंटायर इंटरेस्टिंग थिंग, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, राइट। तो कंपनी ने केपेक्स तो करा, बट अब कंपनी केपेक्स के लिए कहीं से पैसा तो लाएगी। तो अब हम जैसे पॉलीकैब का एग्जांपल लेते पहले। तो पॉलीकैब के केस में क्या था कि पॉलीकैब के केस में, तो यहाँ पे मैं आपको गुड एग्जांपल्स और बैड एग्जांपल्स थोड़े से दिखाऊंगा। तो पॉलीकैब के केस में तो उनका प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग कुछ भी नहीं है। तो जो भी फाइनेंसिंग है, माने अगर आप बाहर से पैसा ले रहे हैं या शेयर्स इशू करा रहे हैं, तो वहां पे हमेशा क्या होएगा, दैट विल ऑलवेज बी एन एग्जांपल ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जब भी कंपनी आईपीओ भी करती है, तो आईपीओ के बाद क्या होता है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाते हैं, क्योंकि आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी के थ्रू कैश रेस करा और वो इनफ्लो आते हैं, इसलिए पॉजिटिव दिखेगा आपको।
राइट। तो पॉलीकैब के केस के अंदर अगर इन्होंने बोरोविंग्स ली तो कितने की बोरोविंग ली साल में, 24 के अंदर 23 करोड़ की, और कितने की बोरोविंग रीपे करी, 4 करोड़ की, राइट। तो बेसिकली 19 ऑड करोड़ की बोरोविंग्स कंपनी के अंदर दिखेगी। और जो कंपनीज डिविडेंड पे करती है, कंपनीज जो डिविडेंड पे करती है वो भी कहाँ जाते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। नेगेटिव क्यों दिख रहा है, क्योंकि 300 करोड़ का नेगेटिव आउटफ्लो है कैश का, तो 300 करोड़ का कंपनी ने डिविडेंड पे करा, राइट। यहाँ पे सिमिलरली हम अभी जेंसॉल का एग्जांपल लेते हैं। तो जेंसॉल के केस में अगर आप कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखते हैं, तो पहली चीज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं बन रहा, फिर भी इतनी बड़ी ऑर्डर बुक है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप एग्जांपल लेते हैं लास्ट 3 इयर्स में, तो कंपनी की प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोविंग्स बढ़ती गई। कैश इनफ्लो कहाँ से आ रहा है कंपनी के पास, कर्जे से, 73 करोड़, 514 करोड़, 1032 करोड़। तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 1600 करोड़ की एडिशनल बोरोविंग्स ली, राइट। वेयरएज बोरोविंग्स को कंपनी ने रीपे नहीं करा, राइट। इंटरेस्ट पेमेंट कंपनी की बढ़ते गई, ये इंटरेस्ट पेमेंट है, और कंपनी ने बोरोविंग्स को रीपे नहीं करा स्पीड से, तो कंपनी पास बोरोविंग्स बढ़ते गई, जो हमें बैलेंस शीट पे भी ऊपर दिखेगा। बैलेंस शीट पे क्या दिखेगा कि कंपनी की बोरोविंग्स 1372 करोड़ की थी और कंपनी की इक्विटी सिर्फ 580 करोड़ की थी। तो कंपनी का डेट टू इक्विटी 2.3 टू 2.5 टाइम्स से भी ज्यादा था। तो जो भी चीजें फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, आपको हमेशा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर दिखेगी। ऑलवेज रिमेंबर दिस, राइट। अब हम चलेंगे टुवर्ड्स एन एक्टिविटी जहां पे मैं आपको सीएफओ, सीएफआई और सीएफएफ का एक 3 बकेट फ्रेमवर्क लगा के आपके साथ क्विज करूंगा और आपके लिए वंस एंड फॉर ऑल सिंप्लीफाई कर दूंगा। फिर हम गोल्डन रेशियो ऑफ फोरेंसिक एनालिसिस की तरफ जाएंगे, वो आपको जरूर देखनी है। एंड यहाँ से अगर आपको इस वीडियो से मजा आ रहा है, वैल्यू मिल रही है, डू शेयर विद योर फ्रेंड सर्कल, डू शेयर विद अदर रिटेल इन्वेस्टर्स। मैं इस वीडियो में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिस वीडियो कैन सेव अ लॉट ऑफ हार्ड अर्नड मनी दैट रिटेल इन्वेस्टर्स मेक, right? Because and also this is one video that will give you a very good insight into how cash flows work, which is the most important financial statement. Now let's go towards the 3 bucket experiment. अब हम वापस 3 bucket टेस्ट करते हैं एंड आपके लिए और सिंप्लीफाई करता हूँ क्योंकि अभी तक आपने सीख लिया CFO, CFI, CFF क्या है। अब आप इन सब के आंसर्स देंगे, मैं आपके साथ साथ रिपीट करूंगा। तो पहला क्वेश्चन आता है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज। जब कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है एक सब्सिडरी में, तो क्या मैं उसको फाइनेंसिंग में डाल दूं, ऑपरेटिंग में डाल दूं, या फिर इन्वेस्टिंग में डाल दूं? व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर? राइट, द आंसर इज इन द इन्वेस्टिंग। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन अराइजेज, जब कंपनी डिविडेंड पे करती है, नाउ दिस कुड बी अ ट्रिकी वन, जब कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, तो इज इट something from operating activities or something from investing activities or something as a part of financing activities? Now just think about it from first principles. कंपनी ऑपरेशनली कुछ नहीं कर रही है इसके अंदर, इन्वेस्टिंग वाइज कंपनी डिविडेंड रिसीव नहीं कर रही है, अभी पे कर रही है, राइट। थर्ड थिंग क्या है, फाइनेंसिंग, तो कंपनी इज पेइंग आउट दैट कैश फ्लो, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज डिविडेंड पेमेंट्स रिफ्लेक्ट अंडर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जस्ट थिंक अबाउट इट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब कंपनी का पैसा रिसीवेबल्स के अंदर स्टक हो गया। लास्ट ईयर कंपनी का 100 करोड़ स्टक था रिसीवेबल्स में, इस ईयर 200 करोड़ स्टक है, तो एडिशनल 100 करोड़ का डेल्टा है, तो मनी स्टक इन रिसीवेबल्स। नाउ ट्रेड रिसीवेबल्स इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी? द करेक्ट आंसर इज इट्स अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट। तो आपके लिए और सिंप्लीफाई होती जा रही चीजें। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स। नाउ ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल, नेट कंपनी ने शेयर बायबैक करे। तो कंपनी ने क्या करा, इन्फोसिस या टीसीएस ने क्या करा, जाके शेयर बायबैक कर लिए, तो जैसे हमने एग्जांपल्स में देखा था। अब कंपनी ने शेयर बायबैक करा, तो व्हाट इज दैट एन एग्जांपल ऑफ? इन्वेस्टिंग, ऑपरेशंस और फाइनेंसिंग? द करेक्ट आंसर इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगेन इट्स समथिंग रिलेटेड टू डू विद शेयर्स, तो यहाँ पे शेयर्स का बायबैक हो रहा है, राइट। तो कंपनी से कैश का आउटफ्लो हो रहा है क्योंकि कंपनीज जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पैसा देके उनका शेयर्स बायबैक कर रही है, एक्सटिंग्विश कर रही है। तो अगेन अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नाउ कंपनी डेप्रिसिएशन, जब डेप्रिसिएशन हम ऐड बैक करते हैं, बिकॉज डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन कहाँ पे ऐड बैक होता है, किसकी कैलकुलेशन में ऐड बैक होता है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? क्योंकि हमने बहुत बारी बात कर ली, द आंसर इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, राइट। हम डेप्रिसिएशन को हमेशा ऐड बैक करते हैं। अब कंपनी के पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ गया और कंपनी को उसके लिए QIP, IPO या राइट्स इशू करना पड़ रहा है। तो जस्ट साइड नोट पे आपके लिए एक्सप्लेनेशन में, QIP क्या होती है? तो QIP इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में क्या होता है, पेंशन फंड्स और म्यूचुअल फंड्स आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली बी अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइबिंग टू कंपनीज इक्विटी इशुएंस। तो कंपनी जब इक्विटी इशू करती है टू इंस्टीट्यूशंस, तो उसको हम QIP कहते हैं, राइट। तो आपने देखा होगा कि हाल ही के टाइम में HDFC बैंक की पहले QIP हुई थी कोविड के टाइम पे,
बहुत सारे बैंक्स क्यूआईपी करते हैं, राइट? बहुत सारी केमिकल कंपनीज़ ने क्यूआईपी करी थी, राइट? बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनीज़ ने लास्ट 1 ईयर में क्यूआईपी करी, कुछ ज्वेलरी कंपनीज़ ने भी क्यूआईपी करी। बिकॉज़ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को जब आप डायरेक्टली शेयर्स इश्यू करते हैं तो उसको हम क्यूआईपी कहते हैं। फिर राइट्स इश्यू क्या होता है? तो राइट्स इश्यू में क्या होता है कि सारे जो प्रमोटर्स हैं कंपनी के, तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं और प्रमोटर्स हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन इट, एंड जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एक एंटाइटलमेंट रेशियो दी जाती है। काफ़ी बारी एंटाइटलमेंट रेशियो ऐसे होती है कि फॉर एवरी 10 शेयर्स यू होल्ड आप 1 शेयर के राइट्स इश्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे अभी थंगा माइल का रिसेंटली राइट्स इश्यू आया था, दैट वाज़ 2:15, दैट फॉर एवरी 15 शेयर्स यू होल्ड यू आर एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर 2 राइट्स का शेयर्स, मतलब जो 2 शेयर्स हैं वो आपको मिलने ही वाले हैं। तो वहाँ पे जो राइट्स इश्यू का प्राइस था 1400 था। एट द सेम टाइम मार्केट के अंदर थंगा माइल का जो शेयर प्राइस था वो 1800 का चल रहा था। तो एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए थंगा माइल के इन्वेस्टर्स के लिए एक आर्बिट्राज था। तो कभी-कभी राइट्स इश्यू के अंदर प्रमोटर्स पार्टिसिपेट करते हैं, कभी-कभी नहीं पार्टिसिपेट करते। तो जैसे थंगा माइल में प्रमोटर ने पार्टिसिपेट करा एंड आई थिंक ऑलमोस्ट 320 करोड़ के आसपास की उनकी पार्टिसिपेशन थी। इन राइट्स इश्यू यू कैन आल्सो अप्लाई अबव द एंटाइटलमेंट। तो जैसे थंगा माइल में अगर आपको 2 शेयर्स का एंटाइटलमेंट था तो आप उससे ज़्यादा भी अप्लाई कर सकते थे। क्योंकि अगर बाकी शेयर होल्डर्स नहीं अप्लाई करते तो आपको उनके भी राइट्स इश्यू आपके पे मिल जाएँगे एंड आप एक आर्बिट्राज का डिफरेंस भी कमा सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल इज दैट इज ऑफ आईपीओ। जब कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करती है, तो जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर रही है तो उसको हम आईपीओ कहते हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्यूआईपी, राइट्स इशू एंड आईपीओ। तो एक और चीज यहाँ पे होती है जिसको हम वारंट्स कहते हैं। तो वारंट्स में क्या होता है कि कंपनी के जो प्रमोटर होते हैं, जो नॉन प्रमोटर्स होते हैं, उनको वारंट्स इशू होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि सपोज करते हैं वारंट्स इशू आता है, सपोज करते हैं 1800 रुपीज पे एक स्टॉक प्राइस का। वैसे वो सेबी का एक फॉर्मूला होता है, लास्ट 15 to 30 डेज पे उस पर कैलकुलेट होता है। तो 1800 रुपीज़ पे अगर वारंट्स आते हैं 180 करोड़ के, तो प्रमोटर्स के पास एक ऑप्शन होती है, या फिर प्रमोटर्स के पास एक राइट होता है कि वो 1800 रुपीज़ पे उनके लिए प्राइस लॉक इन हो जाता है। तो नेक्स्ट 18 मंथ्स में पहले प्रमोटर को 25% देना है वारंट्स का, फिर बाकी जो 75% है प्रमोटर्स कैन कन्वर्ट दैट ओवर नेक्स्ट 18 मंथ्स। एंड काफ़ी बारी हमने देखा है क्या होता है कि वारंट्स ऑल्सो इज लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग, बिकॉज प्रमोटर्स नो कि उनका बिजनेस कहाँ जा रहा है। एंड 18 मंथ्स के फेज में अगर शेयर प्राइस बहुत तेजी से बढ़ जाता है तो प्रमोटर्स अपने लिए 1800 रुपीज़ का यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल प्राइस लॉक इन कर लेते हैं, जिससे वो कंपनी के अंदर पैसा भी डाल सकते हैं एंड प्रमोटर्स का भी एक एडवांटेज होता है। सो वारंट्स इज ऑल्सो टाइप ऑफ एन इक्विटी इशुएंस। सो ऑल द इक्विटी इशुएंसेस आर एग्जाम्पल ऑफ सीएफओ, सीएफआई और सीएफएफ। द आंसर इज सीएफएफ, राइट? अगर कंपनी केपेक्स कर रही है तो आप बताइए केपेक्स कहाँ पे जाएगा? तो अगेन केपेक्स विल गो इनटू कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अदर इनकम हम कहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं? तो अगर कंपनी ने अदर इनकम कमाई तो हम कहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे? दैट इज़ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। पर एट द सेम टाइम अगर अदर इनकम कंपनी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जनरेट हुई है तो दैट विल बी अ कैश इनफ्लो इनटू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अभी के लिए मैं इसको ऑपरेशन एक्टिविटीज़ में डाल रहा हूँ, बिकॉज़ दिस इज़ हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैश मूव कैसे करता है, राइट? तो यहाँ पे हम लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि कंपनी के इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हुआ। तो जो भी इंक्रीज या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होता है, क्या वो ऑपरेशंस का पार्ट है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है या फाइनेंसिंग का पार्ट है? तो ये किसका पार्ट होता है? सो इट्स अ पार्ट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब तुम स्पेस के थ्रू भी रन आउट कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से, राइट? सो दिस इज हाउ यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट कैश फ्लोज एंड होपफुली इस एग्जाम्पल से आपको बहुत सिंप्लीफाई हो गया होगा कि सीएफओ, सीएफआई एंड सीएफएफ क्या होता है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज दैट एग्जिस्ट, दैट इज सीएफओ अपॉन पैट और सीएफओ ऑन ईबिटा, जिसको मैं ये भी कहता हूँ कि दिस इज अ रेशियो विच कैन हेल्प यू टू अवॉइड मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स इन द लिस्टेड स्पेस, because this is a ratio which can really help you to save your hard earned money. Now, just before going forward, the best part of having a community of investors is that you keep yourself informed. तो इन्फॉर्म्ड कैसे होते हैं? तो एसओआईसी मेंबरशिप में हमने फॉरेंसिक एनालिसिस की एक बहुत डिटेल्ड मास्टर क्लास करी थी आज से 3-4 मंथ्स पहले, जहाँ पे हमने बहुत सारी कंपनीज़ के एग्जांपल्स लिए थे, जहाँ पे हमने मतलब अगेन नेम नहीं करा था कंपनीज़ को, बट हमने इतनी सारी केस स्टडीज शेयर करी थी चेकलिस्ट के साथ, जिससे काफ़ी क्लियर हो जाता कि बेयर मार्केट में आपको अवॉइड क्या करना चाहिए एंड आप एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिंग की तरफ चलते हैं। इसके साथ-साथ एज़ अ पार्ट ऑफ एसओआईसी मेंबरशिप, वी एम टू मेक यू सेल्फ रिलायंट एज़ एन इन्वेस्टर कि डिफरेंट टूल्स क्या होते हैं इन्वेस्टिंग के। इसके साथ-साथ आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, खुद अपने फाइनेंसेस के जो डिसीजन है अपने हैंड में कैसे ले सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ एक्टिव इन्वेस्टिंग के अंदर इज़ व्हेन टू सेल अ स्टॉक। सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट वी टीच एक्टिवली इन एसओआईसी मेंबरशिप। एंड एज एन एडेड बोनस रिसेंटली हमने इनसाइट्स विद इश्मोएद भी स्टार्ट करा है, जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज़ का कभी कभी एनालिसिस करते हैं, आपको ये सिखाने के लिए कि आप भी इंडस्ट्री के एनालिसिस कैसे कर सकते हैं
रिसेंटली हमने अरोमा केमिकल्स का करा था एंड अभी हम एक फाइनेंशियल मॉडलिंग पे मास्टर क्लास कर रहे हैं, जहाँ पे जो भी लाइक स्टूडेंट्स हैं या जो भी इंटरेस्टेड हैं लाइक अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बारे में सीखने के लिए कि कैसे आप फाइनेंशियल मॉडलिंग कर सकते हैं। सो दोज ऑफ यू कैन जॉइन एज अ पार्ट ऑफ SYC membership. If you want to register for the SYC membership, then there is an exclusive coupon code by the name of SYC Bonus 10, which is valid for the next 48 hours. And the coupon code and the link to register for the SYC membership is there in the description box below. With this, let's go forward. तो अब हम देखते हैं importance of CFO upon PAT and CFO upon EBITDA. And इस रेशियो में कहता हूँ नंबर 1 forensic analysis की रेशियो, बिकॉज हाफ ऑफ द यूनिवर्स इसी रेशियो से डिलीट हो जाता है। अब CFO upon PAT और CFO upon EBITDA क्या चीज़ है, एक बार हम साथ समझते हैं। तो बेसिकली CFO upon PAT हमें क्या समझाता है कि एक कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, क्या वो कैश फ्लो के अंदर कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। सपोज करते हैं कि एक कंपनी का CFO upon PAT रेशियो आता है 50% का, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने इवन दो 100 रुपीज का प्रॉफिट करा, बट सिर्फ 50 रुपीज का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कमाया उसमें से। फिर जो रिमेनिंग 50 रुपीज था, जनरली वो वर्किंग कैपिटल के अंदर स्टक रह गया, जैसे हमने पहले भी सीखा था, राइट। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ CFO अपॉन पैट। सिमिलरली एक रेशियो होती है CFO अपॉन EBITDA, कि कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। एक कंपनी ने कितना CFO कमाया और एक कंपनी का कामकाजी मुनाफा कितना था। नाउ सपोज एक कंपनी का कामकाजी मुनाफा 100 करोड़ था, बट कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन सिर्फ 40 करोड़ था। तो इवन दो EBITDA was 100 crores and cash flow from operation was 40 crores, तो what does it mean कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कंपनी ने 100 करोड़ के करे, बट ओनली 40 करोड़ वाज कन्वर्टेड इनटू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। दैट इज गले में पैसा सिर्फ 40 करोड़ आया, रिमेनिंग कहीं ना कहीं फंस गया। जनरली कहाँ पे फंसता है, दैट इज इनटू वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे we'll do numerous case studies on why CFO upon EBITDA and CFO upon PAT is the number one ratio that you must take away from this entire lesson. तो यहाँ पे हम केस स्टडी करते हैं। पहले जो आजकल बहुत फेमस केस स्टडी हो रखी है जेंसॉल की। अब काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स का क्वेश्चन आया कि यार ऐसे तो हम कोई भी स्टॉक नहीं देख सकते जिसके अंदर हमें प्रमोटर पे भरोसा ना हो या कैसे भी हो। अगेन आई एग्री कि कंपनी में बहुत फास्ट ग्रोथ आ रही थी एंड कंपनी की अगर आप सेल्स ग्रोथ देखें तो काफ़ी फास्ट थी। बट सेल्स ग्रोथ के साथ साथ यहाँ पे आपको क्या चीज़ इंपॉर्टेंट बेसिकली रियलाइज करनी है, इज दैट कि कंपनी के इवन दो प्रॉफिट्स ग्रो कर रहे थे। लेट मी जस्ट शो यू दिस एग्जाम्पल कि जब भी आप एनालिसिस करते हैं तो आप देखिए कंपनी के अगर हम प्रॉफिट्स देखते हैं, 2 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट नियरली 53 करोड़ का हो गया था इन अ स्पैन ऑफ 1 2 3 4 फाइनेंशियल ईयर के अंदर, राइट। तो यहाँ 2 करोड़ से 24 तक 53 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे अब हमने फिर बात करी कि क्या गले में पैसा आया या नहीं आया, क्योंकि P&L तो अक्रूवल प्रिंसिपल पे चलता है। आप सबको सिद्धांत के समोसे वाला एग्जाम्पल याद होगा। तो यहाँ पे सिमिलरली हम कैश फ्लोज देखते हैं कंपनी के। तो अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं कंपनी की, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही कंपनी की वॉलेटाइल है। माने कंपनी ने लास्ट ऑलमोस्ट 5 फाइनेंशियल ईयर्स में कंपनी के कैश फ्लोज 3 ईयर्स में नेगेटिव थे। नेगेटिव क्यों होते हैं, क्योंकि पैसा वर्किंग कैपिटल में फंस रहा है, राइट। या तो कंपनी कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर रही है जिससे पैसा इन्वेंट्री में फंस रहा है या वर्किंग कैपिटल में फंस रहा है। तो इनके हम सिनेरियो में देखते हैं, तो इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन अगर हम ओपन करें तो इनका पैसा कहाँ पे सबसे ज्यादा स्टक हो रहा था। द आंसर इज सिंपल, दैट इज इनटू ट्रेड रिसीवेबल्स, राइट। सो देयर मनी वाज मेजरली बीइंग स्टक इनटू ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स में इनका पैसा फंस रहा था, माने उधारी के दिन ज्यादा बढ़ रहे थे कंपनी के। तो दैट इज समथिंग दैट यू मस्ट रियलाइज इज दैट कि एक बहुत ही बेसिक टेस्ट है जो आप ये चीजों में कर सकते हैं। तो ट्रेड रिसीवर्स में बढ़ रहा था और अदर वर्किंग कैपिटल आइटम्स में बढ़ रहा था, बट इन टोटलिटी वर्किंग कैपिटल कंपनी का स्ट्रेच हो रहा था। तो अगर कंपनी के पास ऑर्डर्स हैं और कंपनी का वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच होते जा रहे हैं, तो कंपनी को अगर एग्जीक्यूशन करनी है तो कंपनी की बैलेंस शीट पे क्या आएगा। द आंसर इज सिंपल, कंपनी की बैलेंस शीट पे कर्जा बढ़ेगा, डेट बढ़ेगी, क्योंकि कोर बिजनेस तो कैश फ्लोस कमा ही नहीं रहा। थिंक अबाउट इट ना, कि एट द एंड ऑफ द डे अगर मेरे गले में पैसा नहीं आ रहा, अगर मेरे पास पैसा नहीं आ रहा पर मेरे पास ऑर्डर्स इन हैंड है, तो मैं ऑर्डर्स कैसे एग्जीक्यूट करूंगा। या तो बैंक से लोन लूंगा या तो इक्विटी रेस करूंगा। तो इस कंपनी में दोनों ही चीजें हुई। तो इस कंपनी में आप देखते हैं तो इक्विटी रेज आपको दिखेगा प्रेफरेंशियल इशूज, एंड देन आपको यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ बेसिकली वारंट्स दिखेगा। देन अगर हम सेकेंडली यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं तो कंपनी में बोरोइंग्स भी अगर आप देखेंगे तो बोरोइंग्स की स्पीड माने
11 करोड़ का जो बोरोइंग्स था डेट वेंट टिल ऑलमोस्ट 1372 करोड़, राइट। एंड यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स विच इज द मोस्ट रिस्किएस्ट फॉर्म ऑफ बोरोइंग वेंट फ्रॉम 3 करोड़ टू 709 करोड़, राइट। Whereas at the same time, the company was not generating cash flows. This was a simple ratio to look at. So, as a retail investor, share this video with as many people as you can because this is a simple ratio that can save you, right? तो हम रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं, साथ हम एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे कंपनी का जैसे हम 2024 के अंदर देखते हैं, तो कंपनी का कैश फ्लो -98 करोड़ था। तो -98 करोड़ अपॉन 53 करोड़ करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपका कुछ नेगेटिव में ही आंसर आएगा क्योंकि आपका जो न्यूमरेटर है वो भी नेगेटिव है। बट हम ओवर 3 to 5 ईयर रोलिंग भी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे 3 to 5 ईयर रोलिंग क्या है, तो हम एक काम करेंगे कि कंपनी के हम कैश फ्लोज 5 ईयर्स के क्यूमुलेटिव ले लेंगे। तो 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स क्यूमुलेटिव लेते हैं और फिर कैश फ्लोज लेंगे। राइज 5 करोड़, 16 करोड़, 39 करोड़, 39 करोड़ प्लस 53 करोड़, सो ऑलमोस्ट 92 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है, राइट। तो क्यूमुलेटिव 5 ईयर का पैट कितना है, 92 करोड़। वेरएस क्यूमुलेटिव यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो क्यूमुलेटिव क्या है, यहाँ पे नीचे पैट हमारा है 92 करोड़ का। वेरएस क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज कितने हैं, दैट इज -9 -59 -59, तो यहाँ पे +115 है। तो अगर हम 59 को माइनस करते हैं 115 में से, तो वील गेट टू ऑलमोस्ट 56 करोड़, 56 करोड़ और फिर आ गया -98, तो दैट इज -42, राइट। तो -42 करोड़ का क्यूमुलेटिव 5 ईयर कैश फ्लो है। तो हमारा रूल क्या था कि ये रेशियो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम CFO टू CFO अपॉन पैट, मिनिमम। वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर कंपनी की डेट एक्सपैंड नहीं हो रही बैलेंस शीट पे, मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम 3 ईयर और 5 ईयर रोलिंग बेसिस पे it should ideally be higher than 80 to 85%. I'll show you a couple of good examples as well. Right? तो यहाँ पे कितना है, -42 upon 92. तो what does this mean कि कंपनी कहीं ना कहीं से तो एग्जीक्यूशन करेगी, तो कहाँ से करेगी, अपनी बैलेंस शीट पे कर्जा बढ़ा के या फिर इक्विटी रेस करके, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ जेंसॉल के केस में कि ऑर्डर बुक सेबी ने बोला कि फॉल्सिफाइड है, एंड अगेन फंड की भी डाइवर्जन हुई। बट अगेन यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल इन SME और कंपनीज वेयर द कैश फ्लोज आर नेगेटिव। यू नीड टू हैव अ स्पेशल इनसाइट इनटू सच कंपनीज। एक और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, लेट मी शो यू अ गुड एग्जांपल। जहाँ पे कंपनी है SJS इंटरप्राइजेस करके, राइट। सो इट्स अ कंपनी इनटू एस्थेटिक्स एंड डीकैल्स, right? So now just look at the balance sheet of the company. See, all things are connected. Balance sheet, income statement, cash flows. Everything is connected. It's like a three-legged chair which is connected. अगर एक चीज भी टूटती है तो बाकी दो जगह पे impact आने वाला है. Always remember this, right? So just over here, if you look at the balance sheet of this company, so borrowings are pretty stable. There is no increase in the borrowings, right? तो अगर बोरोइंग्स नहीं बढ़ रही पर बैलेंस शीट का साइज बढ़ रहा है, देखिए बैलेंस शीट का साइज 456 करोड़ से 788 करोड़ हो गया, तो ऑलमोस्ट बैलेंस शीट 80% से ऊपर चलेगी, बट वेयरएज बोरोइंग्स स्टैग्नेंट है, राइट। तो एट द सेम टाइम कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट्स है, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट्स भी दिखेंगी बैलेंस शीट पे, एंड कंपनी के पास आई थिंक आपको बीच में यहाँ पे थोड़ा कैश एंड इक्विवेलेंट भी दिखेगा। बट ऐसी कंपनी में जहाँ पे बोरोइंग्स नहीं बढ़ रही और बैलेंस शीट का साइज बढ़ते जा रहा है, तो क्या मैं अज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे कैश फ्लोज अच्छे हो सकते हैं। तो आंसर दिखते हैं, तो कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस लास्ट 3 ईयर्स की क्यूमुलेटिवली कैलकुलेट करते हैं हम सारे मिलके। 61 करोड़ प्लस 87 करोड़ कितना हुआ, द आंसर इज 148 करोड़। 148 करोड़ प्लस 109 करोड़ कितना हुआ, तो द आंसर इज 257 करोड़। तो 257 करोड़ का कंपनी ने क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कमाया, राइट। एंड लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का पैट कितना है, तो लास्ट 3 ईयर्स में करते हैं क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर एंड तक की स्टेटमेंट आती है कैश फ्लो। तो 257 करोड़ का कंपनी ने CFO कमाया है। फिर लास्ट 3 ईयर्स का पैट कितना है कंपनी का, लेट्स कैलकुलेट टुगेदर। That is 85 plus 67, that is 92, 152, 152 plus 55, the answer is 207 crores. The answer is 207 crores. तो कंपनी का CFO upon PAT conversion is actually में close to 125% over last 3 years. That is 257 upon 207 crores. Right? तो कंपनी ने पूरा का पूरा जो प्रॉफिट एंड लॉस का P&L पे प्रॉफिट था, वो अपने गले में एज अ कैश फ्लो कन्वर्ट कर लिया। सो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल, जिस वजह से हमें बैलेंस शीट पे डेट नहीं दिखती, राइट। तो हमने SOIC स्टूडेंट्स के लिए और भी क्या करा हुआ है कि हमने SOIC स्टूडेंट्स के लिए जो रेशियोज हैं ऑटोमेट कर रखी हैं इन आर प्रोप्राइटरी SOIC शीट फॉर आवर स्टूडेंट्स दैट वी हैव। तो आई जस्ट शेयर दिस शीट एज एन एग्जांपल। ये स्क्रीनर पे हमने शीट बनाई है, आप खुद भी अपने लिए बना सकते हैं।
राइट। अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, सो जस्ट ओवर हियर अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पे हमने एक फ्रॉड शीट बनाई हुई है। जैसे आप फ्रॉड शीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको SJS का एग्जाम्पल दिखेगा। एंड SJS के अंदर हम नीचे आके अगर हम देखते हैं तो डैट इज CFO अपॉन पैट। तो CFO अपॉन पैट देखते हैं तो कंपनी का कंसिस्टेंटली 110% था मार्च 2022 में, मार्च 2023 में 129% था, और मार्च 24 में 128% था। राइट। तो अगर हम एवरेज निकालेंगे द एवरेज इज 123%, जो हमारे आंसर के साथ अलाइन कर रही है। तो इस लास्ट 3 ईयर्स का CFO अपॉन ईबिटा देखते हैं तो इसका एवरेज 72% है, विच इज वेरी गुड। CFO अपॉन ईबिटा अगर 65 to 70% से ज्यादा है तो इसका मतलब कैश कन्वर्जन में प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। नाउ दिस इज अ गुड एग्जाम्पल आई हैव शोकेस्ड टू यू। नाउ लेट्स लुक एट और एग्जांपल्स, और भी मल्टीपल एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, जिससे हमें और भी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि ये रेशियो नंबर 1 रेशियो क्यों है किसी भी कंपनी को अवॉइड करने के लिए, इफ यू आर डूइंग द 3 और 4 मिनट स्क्रीनर टेस्ट। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल्स भी होते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कंपनी का, दैट इज नियोजन केमिकल्स। अब नियोजन केमिकल्स के केस में दिस इज अ बिजनेस विच आई यूज टू लव। आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन दिस बिजनेस एनी मोर। तो मैं 2021 में इस बिजनेस को आई यूज टू बी देयर। बट देन यहाँ पे एक परसिस्टेंट प्रॉब्लम हमें दिखने लगी जो एक्सपैंड होते गई, दैट इज अगेन लिंक्ड विथ कैश फ्लोस। राइट। नाउ जस्ट लुक एट दिस एंड यू डू दिस एक्टिविटी। अब आप कंपनी में CFO अपॉन ईबिटा और CFO अपॉन पैट निकाल सकते हैं। तो आपका होमवर्क क्या है कि आप लास्ट 3 ईयर्स का रोलिंग निकालिए, 3 ईयर्स के पैट से और 3 ईयर्स का CFO कैलकुलेट कीजिए, और लास्ट 5 ईयर्स का एक बार निकाल के देखिए। तो जब आपके पास आंसर आएगा उसके बाद आप कंपनी की बैलेंस शीट पे जाना। राइट। कंपनी की बैलेंस शीट पे हालांकि आपको डेट जो है एक्सपेंशन दिखेगा डेट का। 137 करोड़ की डेट आज ऑलमोस्ट 534 करोड़ की होगी है। बट नॉट जस्ट दैट, कंपनी ने मल्टीपल राउंड्स ऑफ इक्विटी रेज भी करे। देखिए इक्विटी रेज, कब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ेगी बाहर वालों से, जब कंपनी डेट और रेज नहीं करना चाहेगी। और कब कंपनी को बहुत डेट रेज करनी पड़ेगी, जब कंपनी की बैलेंस शीट उसको ग्रो करने के अलाउ नहीं करती। क्यों नहीं अलाउ करती ग्रो करने के लिए बैलेंस शीट? बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि आपके जो ट्रेड रिसीवर्स हैं या आपकी जो इन्वेंट्री है, आपकी इन्वेंट्री बढ़ते जा रही है। जैसे अगर आप नियोजन के केस में देखते हैं तो इन्वेंट्री has gone from 114 crores to 401 crores, whereas at the same time your trade receivables has gone from 80 crores to 222 crores. So inventory has literally quadrupled, trade receivables have almost tripled, and that is a thing to remember is that कि कंपनी कैश फ्लोज नहीं बना पा रही। जब तक ये कंपनी कैश फ्लोज नहीं बना पाएगी तब तक इट बिकम्स डिफिकल्ट टू प्रूव वेदर द बिजनेस मॉडल विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम और नॉट, बिकॉज कैश फ्लो जनरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम अगर हम इस इंडस्ट्री में जो बेल वेदर कंपनी है दैट इज SRF के अगर आप कैश फ्लोज का कंपैरिजन करेंगे तो SRF के आप प्रॉफिट्स देख सकते हैं ऑन एन एवरेज 1000 to 2000 करोड़ के बीच में। सेम टाइम SRF के कैश फ्लोज भी 1000 to 2000 करोड़ के बीच में। तो SRF has nearly converted its entire profits into cash flows, right? तो even though P multiple ज़्यादा है SRF का, that is not the topic of this video, but topic of this video is कि कैश फ्लो जनरेशन इंपॉर्टेंट है। अगर कैश फ्लो नेगेटिव है किसी कंपनी का लास्ट 3-4 ईयर से, तो वो खतरे का घंटी है, क्योंकि बिजनेस मॉडल में ही प्रॉब्लम हो सकती है। सेम एमटार टेक्नोलॉजीज, हमने इसका भी कवर करा था आपके लिए, CFO अपॉन ईबिटा और CFO अपॉन पैट की ही रेशियो लगाई थी। अगर आप एमटार टेक्नोलॉजीज के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज दिखेगी कि डेट 17 करोड़ से 184 करोड़ हो गया है। तो डेट हैज गॉन अप बाय 10 to 11 टाइम्स। एट द सेम टाइम कैश फ्लोज आर वेरी वीक वर्सेस द प्रॉफिट्स दैट द कंपनी रिपोर्ट्स। तो सेम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। 2020 में 31 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 2021 में 46 करोड़ का प्रॉफिट, तो 77 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। 77 प्लस 61 लेते हैं तो 138 हो गया। 138 प्लस 104 लेते हैं तो 138 प्लस 104 करेंगे 242 करोड़। 242 प्लस 56 करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास? दैट इज 298 करोड़, राइट। तो 242 प्लस 56 करेंगे तो 298 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट करा है लास्ट 5 ईयर्स में। लास्ट 5 ईयर्स में अगर आप 2020 से लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट 290 to 300 करोड़ के बीच में कंपनी का वो आया था, हमारे पास प्रॉफिट आया था P&L पे। पर कंपनी ने कैश फ्लो कितना कमाया है? दैट इज 65 करोड़, 35 करोड़, 44 करोड़, बेयरली 99 करोड़। तो 99 करोड़ का क्यूमुलेटिव कैश फ्लो बनाया है। वेयरएज कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस पे कितना प्रॉफिट एंड लॉस दिखता है? ऑलमोस्ट क्लोज टू 295 to 296 करोड़ का। तो माने एक मिसमैच है प्रॉफिट एंड लॉस का कैश फ्लो में, क्योंकि कंपनी को इन्वेंट्री ज्यादा चाहिए होगी।
तो यहाँ पे इन्वेंट्री डेज देखते हैं कंपनी के, तो इन्वेंट्री डेज आपको देखेंगे 421 डेज है, माने कंपनी को 1 साल से ज्यादा की इन्वेंट्री रखनी पड़ती है अपने क्लाइंट के लिए, राइट। तो जब तक वर्किंग कैपिटल नहीं फिक्स होएगा, जब तक धंधे के अंदर जो आने जाने का काम है, दैट इज इन्वेंट्री, रिसीवेबल, पेबल्स, जब तक ये चीजें फिक्स नहीं होंगी तब तक गले के अंदर पैसा नहीं आएगा, तब तक कैश फ्लो जनरेशन नहीं होगी। दैट इज समथिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर, इज दैट सम बिजनेसेस आर वेरी गुड इन जनरेटिंग कैश फ्लोज, एंड लॉन्ग टर्म में एज एन इन्वेस्टर आपको याद रखना है कि कैश फ्लोज इज द रियलिटी. Cash flows are the reality in the long term. We have taken a look at multiple examples. Now let me take a look at two businesses within the same industry. जैसे यहाँ पे एक बिजनेस है यथार्थ हॉस्पिटल करके, राइट। तो यहाँ पे B2G पेशेंट्स बहुत है, स्कीम पेशेंट्स बहुत है, इवन दो दे आर ट्राइंग टू फिक्स दैट, राइट। तो यहाँ पे हो सकता है चीज वो फिक्स हो, बट यहाँ पे हम CFO टू EBITDA रेशियो निकाल के देखेंगे। तो वापस अगर अपनी हम स्क्रीनर शीट देखते हैं, तो यहाँ पे हम वापस आते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कंपनी का CFO अपॉन EBITDA लास्ट 3 इयर्स का आप देखेंगे, तो हॉस्पिटल जैसे बिजनेस में जनरली आपका जो CFO अपॉन EBITDA है, जनरली वो आपको कैश फ्लो में कन्वर्ट होना चाहिए। रीजन बीइंग बिकॉज यहाँ पे कोई पेबल्स या फिर रिसीवेबल्स का ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि बंदा हॉस्पिटल में गया, वहां से ट्रीट होकर बाहर आ गया। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो लास्ट 4 इयर्स में जो एवरेज CFO टू EBITDA है, दैट इज 41%, राइट। तो अगर आप देखेंगे 2021 में 64, 2022 में 54, 23 में 47 और 24 में -2, राइट। इवन द CFO अपॉन पैट अच्छा है, बट CFO अपॉन EBITDA उतना अच्छा नहीं है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि एक बिजनेस जहाँ पे कॉमन सेंस बनती है कि ज्यादा उधारी का काम ही नहीं है, वहां पे CFO टू EBITDA 65-70% से ऊपर होना चाहिए। Whereas यहीं पे हम एक बार कंपैरिजन करते हैं विद वन ऑफ द peers, दैट इज बेसिकली नारायणा औद्यालय, जहाँ पे भी स्कीम पेशेंट्स हैं, बट वहाँ पे स्कीम पेशेंट्स का थोड़ा सा बेसिकली जो मतलब कॉन्सेंट्रेशन है, दैट इज लेसर। क्योंकि हम सेम इंडस्ट्री के अंदर दो बिजनेसेस की बात करें, तो जस्ट टू शो यू कि क्यों मिस्टर मार्केट ऑल्सो लुक्स एट थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। यहाँ पे NH का एग्जाम्पल लेते हैं। नाउ दिस इज अ बिजनेस दैट वी हैव कवर्ड मल्टीपल टाइम्स ऑन अ चैनल ऑल्सो। तो जस्ट ओवर हियर यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो NH का अगर आप एग्जाम्पल लेंगे, तो CFO टू EBITDA रेशियो अगर आप NH के केस में देखते हैं, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन EBITDA, तो लास्ट 4 इयर्स में सेम टाइम पे आंसर इज 109%, माने इंटायर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। So that is a difference, and that is the importance of looking at both the metrics and looking at these ratios in a very, very careful way, right? So this is how you can use CFO upon EBITDA and CFO upon PAT. तो कंक्लूजन में चलते हैं CFO upon EBITDA और CFO upon PAT में। तो आपको कंक्लूजन में क्या याद रखना है कि पहले तो अगर आप SOIC स्टूडेंट है तो आप ये शीट यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि आप ये शीट खुद भी बना सकते हैं। पर तीसरी चीज क्या है, अगर आप कोई भी कंपनी देख रहे हैं जहां पे CFO अपॉन EBITDA और CFO अपॉन पैट, राइट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हम कहते हैं, और EBITDA आपको स्क्रीनर पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दिख जाएगा। अगर CFO अपॉन पैट लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर रोलिंग पे CFO अपॉन पैट इज लेसर देन 80-85%, देन यू शुड लुक एट द बैलेंस शीट की बैलेंस शीट पे डेट बहुत ज्यादा तो नहीं है। पर अगर CFO नेगेटिव है, जैसे लास्ट 5 ईयर्स में 3 या 4 बारी CFO नेगेटिव होएगा, तो जनरली मैं उस कंपनी को अवॉइड करने की ट्राई करूंगा। बिकॉज जब भी बेयर मार्केट आती है तो उन कंपनी में खुलासे होते हैं, बिकॉज वहां पे डेट भी बढ़ रही होती है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी हो रही होती है, बिकॉज दोज आर वीकर बिजनेस मॉडल्स। कंपनीज जो बार बार फंड रेज कर रही हैं, जो बार बार डेट ले रही हैं, दीज आर वीक बिजनेस मॉडल्स, क्योंकि दुकान के गले में पैसा नहीं आ रहा, देयर इज नो मनी इन द काउंटर, राइट। Whereas at the same time CFO upon EBITDA 65% मिनिमम होना चाहिए, वर्स्ट केस 60% होना चाहिए ओवर 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर रोलिंग। So this is the importance of CFO upon PAT and CFO upon EBITDA. And now coming to a very important topic कि कहाँ पे हमें कैश फ्लोज में एक्सेप्शन रखना है। जैसे कुछ कंपनीज में आप देखेंगे वहां पे कैश फ्लोज कुछ इंडस्ट्रीज में ही नेगेटिव होते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें साथ सॉल्व करना है, बिकॉज काफी लोग बैंक्स जैसी इंडस्ट्री के अंदर कैश फ्लोज देख रहे हैं, वहां पे मैटर ही नहीं करता। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में आप एक्सेप्शन ले सकते हैं ऑन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस की, यहाँ पे हमें अभी कैश फ्लोज नहीं देखने। तो अब हम न्यूमरस एक्सेप्शंस देखते हैं, बिकॉज सी दिस इज अ मास्टर क्लास ऑन कैश फ्लोज, एंड माय पर्पस इज कि जितना भी हम वैल्यू आपको अपने यूट्यूब चैनल से प्रोवाइड कर सकते हैं उतना हमें करना है। हमें एकदम आपके साथ कोई इन्फॉर्मेशन हिडन नहीं रखनी, एंड दैट्स द पर्पस ऑफ SOIC सिंस डे 1, राइट। तो यहाँ पे हम आते हैं एंड यहाँ पे हम डिफरेंट बैंक्स को देखते हैं। जैसे HDFC बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं। अब HDFC बैंक में लेट मी आस्क यू अ लॉजिकल क्वेश्चन कि HDFC बैंक जैसे बिजनेस में आप कैश फ्लोज क्यों नहीं देख सकते? लेट मी जस्ट आस्क यू क्वेश्चन, लेट मी जस्ट पुट इट आउट देयर कि आप क्यों कैश फ्लोज नहीं देख सकते HDFC बैंक में?
सिंपल फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचो हर चीज को। बैंक्स पैसा लेके देने का धंधा है या सिर्फ पैसा लेने का धंधा है? माने जस्ट थिंक अबाउट इट कि बैंक्स का जो बिजनेस है, इज दैट ओनली अबाउट टेकिंग मनी और ऑल्सो गिविंग मनी? द आंसर इज इट इज द बैंक्स टेक डिपॉजिट्स एंड द बैंक्स गिव आउट लोन्स। तो आप यहाँ देखेंगे लोन्स एंड एडवांसेस दिखेंगे आपको कैश फ्लोज में, और आपको यहाँ पे डिपॉजिट्स दिखेंगे। तो इसलिए आपको कोई कैश फ्लो देखने का मतलब ही नहीं है बैंक में, क्योंकि बैंक्स में कैश फ्लो देखना एक फ्यूटाइल एक्टिविटी है, एक जीरो एक्टिविटी है। क्योंकि बैंक्स आर लेवरेज एंटिटीज जहाँ पे वो डिपॉजिट्स के साथ साथ जो लेवरेज होती है उसको यूज करके आगे लोन्स देते हैं। एंड लोन्स की टाइमली रिपेमेंट इंपॉर्टेंट रहती है, एंड ताकि लोन्स खराब ना हो इसलिए बैंक्स में हमें जीएनपीए और एनएनपीए देखना होता है। क्योंकि मेरे को बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि सर आप बैंक्स में क्यों नहीं देख रहे, आप बैंक्स का तो कैश फ्लो नेगेटिव है। तो आपको देखने की कोई नीड नहीं है। सिमिलरली कोई भी गोल्ड फाइनेंसियर हो गया, या कोई भी एनबीएफसी हो गया, कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया विच इज इन द बिजनेस ऑफ गिविंग आउट लोन्स, यू डू नॉट नीड टू लुक एट कैश फ्लोज। जैसे मुथूट फाइनेंस है, तो अगर आप 2014 से देखेंगे तो यहाँ पे कैश फ्लोज नेगेटिव है, राइट। बट अगर आप ये चीज नहीं समझते तो 10 years की जो वेल्थ क्रिएशन जर्नी है मुथूट फाइनेंस में, दैट यू वुड हैव मिस्ड आउट ऑन। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि बैंक्स हो गए और एनबीएफसीज हो गई, इनमें आपको कैश फ्लोज देखने की जरूरत नहीं है। और किस इंडस्ट्रीज में कैश फ्लोज देखने की जरूरत नहीं है? लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, राइट। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जैसे एचडीएफसी लाइफ होगी, या फिर कंपनीज लाइक आईप्रू होगी, तो यहाँ पे भी आपको कैश फ्लोज देखने की नीड नहीं है, राइट। वाई सो? बिकॉज दीज आर कंपनीज हु आर इनटू द बिजनेस ऑफ पॉलिसीज, एंड कभी भी आपका फ्यूचर में जो कंपनी के पे आउट्स हैं वो आ सकते हैं। कंपनीज आर इन द बिजनेस ऑफ रिसीविंग प्रीमियम्स, एंड एनीवेज दिस विल बी अ बिजनेस विच विल बी इन अ वे इट विल बी नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, क्योंकि पॉलिसीज तो मैन्युफैक्चर होती है। तो यहाँ पे भी आपको क्या चीज देखनी है? एम्बेडेड वैल्यू करके एक चीज कहते हैं हम, जो ये कंपनीज अपनी पीपीटी के अंदर देखती हैं। जैसे अभी मैं एचडीएफसी लाइफ के रीसेंट रिजल्ट्स देखता हूँ, तो यहाँ पे इंडियन एम्बेडेड वैल्यू की बात होगी। तो एम्बेडेड वैल्यू 17% ग्रो करी है। कभी हम लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे तो हम एम्बेडेड वैल्यू की बात करेंगे। बट एज अ रूल ऑफ थम आपको क्या लेना है? एम्बेडेड वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू फॉर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। जैसे बैंक्स में बुक वैल्यू होती है, वैसे ही लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में एम्बेडेड वैल्यू होती है। और उस पर एक रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू होता है विच इज रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट। तो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू इज सिमिलर इन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। तो यहाँ पे भी आपको कैश फ्लोज देखने की नीड नहीं है। और एग्जाम्पल लेते हैं वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, राइट। जैसे नुआमा का एग्जाम्पल लेते हैं। अब आप सोचेंगे यार वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, इसमें तो कैश फ्लो बढ़िया होने चाहिए। बट नो नो नो, कैश फ्लोज आपको देखिएगा नेगेटिव है। अब अगेन क्वेश्चन अराइज करते हैं, या क्यों कैश फ्लो नेगेटिव है नुआमा का? ये भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। एंजल वन का कैश फ्लो नेगेटिव क्यों है? थिंक फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज मार्जिन ट्रेडेड फैसिलिटी वाली बुक भी रन करती है, एमटीएफ बुक भी रन करती है, अपने क्लाइंट्स को लोन भी देते हैं कि यार इसके अगेंस्ट आप शेयर्स ले लो, सिक्योरिटीज ले लो? तो आंसर इज एब्सोल्युटली यस, राइट। तो जब आप कैश फ्लोज खोलेंगे तो लोन्स एंड एडवांसेस में यू विल सी दीज नेगेटिव आइटम्स। दिस इज अ कैश आउटफ्लो फ्रॉम द कंपनी। So this is why even in a wealth management business, you should not look at the cash flow from operations, right? तो यहाँ पे आप बैलेंस शीट पे भी देखेंगे, आपको बोरोविंग्स ऊपर जाते हुए देखेंगे, क्योंकि कंपनी का एमटीएफ बिजनेस बढ़ा हो रहा है, दैट इज जो मार्जिन ट्रेडेड फैसिलिटी का लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी वाला बिजनेस बढ़ रहा है। तो इसलिए आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स का एक नंबर दिखेगा। बट यहाँ पे आपको पीपीटी में जाके अगर आप नुवामा में देखेंगे तो एडजस्टेड फॉर ऑल दीज थिंग्स नुवामा इज स्टिल डूइंग 30% रिटर्न ऑन इक्विटी। तो आपको ऐसे बिजनेसेस में भी कैश फ्लोज देखने की जरूरत नहीं है। जैसे एंजल वन के अंदर आके देखेंगे तो एंजल वन में भी आपको नेगेटिव दिखेगा कैश फ्लोज, मतलब लुक लाइक वेरी वॉलेटाइल, समटाइम्स पॉजिटिव समटाइम्स नेगेटिव। अगेन बिकॉज दे आर बिल्डिंग देयर एमटीएफ बुक। एमटीएफ बुक ये लास्ट 2 years से ही बिल्ड करना स्टार्ट करें, तो आपको एकदम दिखेगा कि लॉन्ग टर्म बोरोविंग इतनी बड़ी आपको दिख जाएगी। तो दैट इज वाई ऑल्सो कि ब्रोकर्स हो गए, वेल्थ मैनेजमेंट्स हो गई, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, देन योर बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गए, इन सारी बिजनेसेस में आपको कैश फ्लो देख के कुछ मिलने नहीं वाला। तो होपफुली इससे आपको एक क्लैरिटी आएगी कि वाई इन सम बिजनेसेस देयर इज एन एक्सेप्शन। सो दीज आर सम ऑफ द बिजनेसेस जहाँ पे एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन और है, दैट इज इंड एएस 116। तो ये रादर देन मेकिंग दिस वीडियो अ बिट कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, जो लोग थोड़ा सा और एडवांस जाना चाहते हैं, तो ट्विटर पे एसओआईसी के हैंडल पे हम लोगों ने इंड एएस 116 करके एक चीज़ है, उस पे हमने एक थ्रेड डाला हुआ है। एंड इस थ्रेड को आप पढ़ सकते हैं, राइट। इस थ्रेड में हमने क्या डाला हुआ है कि बेसिकली जो कंपनीज लाइक जुबिलेंट फूड वर्क्स है, या कंपनीज लाइक टाइटन है, या जो भी रिटेलर्स हैं जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, तो यहाँ पे कैश फ्लो को एडजस्ट करके देखना पड़ेगा जो आपको इनकी पीपीटी से मिलेगा।
क्योंकि यहाँ पे लीज लाइबिलिटीज का एक ट्रीटमेंट है। तो जिसको भी थोड़ा सा एडवांस जाना है, आप एडवांस अगर जाना चाहते हैं तो आप इस थ्रेड को पढ़ सकते हैं। मैं इस वीडियो में इंड AS 116 को भी नहीं कवर कर रहा, पर जिसको भी थोड़ा एडवांस जाना है आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। बट ब्रॉडली जिन इंडस्ट्रीज में एक्सेप्शन थे वो हमने यहाँ पे कवर कर ली। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम कौन से टॉपिक पे चलेंगे? तो अब जो हम टॉपिक पे चल रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब के टॉपिक में हम देखेंगे कि हाउ ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर कनेक्टेड। इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ये तीनों का इंटरकनेक्शन क्या है। एंड इस इंटरकनेक्शन के साथ साथ उसके बाद हम फ्री कैश फ्लोज की बात करेंगे। एंड फिर हम फ्री कैश फ्लो टू फर्म और फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी भी समझेंगे। तो अभी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई नीड योर फुल अटेंशन टू दिस। एंड इफ यू आर लविंग द वीडियो, मेक श्योर दैट यू शेयर दिस विद योर फ्रेंड, यू स्मैश द लाइक बटन एंड ऑल्सो यूर सब्सक्राइब टू द चैनल। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द कॉमनैलिटीज बिटवीन इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लोज एंड बैलेंस शीट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तीनों ही चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, राइट? तो पहले हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि जब भी आप इनकम स्टेटमेंट में देखेंगे तो इनकम स्टेटमेंट में अगेन यहाँ पे अगर हम इनकम स्टेटमेंट देखते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है, तो यहाँ पे जो आपकी नेट इनकम होती है दैट इज यूज टू अगेन, यहाँ पे आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में देखेंगे तो यहाँ पे जाएगी, राइट? तो ये हम एक बेसिकली ब्रायन करके एक ट्विटर पे इनका हैंडल है, तो ये पोस्ट अ लॉट ऑफ गुड स्टफ। सिमिलरली बैलेंस शीट पे जो कैश की चेंजेस होती हैं, मैं आपके साथ बहुत एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा। एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेंगे कि बैलेंस शीट पे जो कैश की चेंजेस होती है, जैसे पिछले साल बैलेंस शीट पे 10 करोड़ का कैश था, इस साल बैलेंस शीट पे 5 करोड़ का कैश था। तो इसका मतलब क्या है कि कैश लास्ट ईयर 10 करोड़ से इस साल 15 हुआ, तो प्लस 5 करोड़ से बढ़ा। तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट से कैसे जान सकते हैं कैश बढ़ा? इसका आंसर बहुत सिंपल है। इसका आंसर क्या आएगा कि आपको तीनों कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को ऐड करना है, तो एट द एंड आपका जो डिफरेंस होएगा वो 5 करोड़ का आएगा। तो आपके साथ मैं न्यूमरस केस स्टडीज करने वाला हूँ। बट बिफोर स्टार्टिंग दीज केस स्टडीज, लेट्स डू अ कपल ऑफ थॉट एक्सपेरिमेंट्स। तो एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक कंपनी है जिसके नेगेटिव कैश फ्लोज हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा कंपनी की बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट पे? सिंपल क्वेश्चन है कि एक कंपनी है जिसके कैश फ्लोज नेगेटिव है, गले में पैसा नहीं आ रहा कंपनी के, तो उसकी बैलेंस शीट, जो उसका घर है, उसके घर पे क्या इम्पैक्ट होगा अगर घर के अंदर कैश फ्लो नहीं है, और इनकम स्टेटमेंट जो अपने आप को बाहर दिखाते हैं तो क्या इम्पैक्ट होगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिंपल है कि अगर एक कंपनी पे बस कैश फ्लो नहीं आ रहा, तो या तो कंपनी की बैलेंस शीट पे इक्विटी रेजिंग होगी, या तो उस कंपनी के बोरोविंग्स बढ़ेगी। बहुत सिंपल थॉट प्रोसेस है। एक दुकानदार पैसे सेल कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, बट पैसा उसके पास नहीं आ रहा, बट फिर भी बिजनेस आ रहा है, तो या तो वो कर्जा लेगा, या तो दुकानदार अपने और हिस्सेदार लेके आएगा दुकान में, ही विल रेज फर्दर इक्विटी। एंड थर्डली इनकम स्टेटमेंट पे क्या दिखेगा? इनकम स्टेटमेंट पे ऐसे दुकानदार की इंटरेस्ट कॉस्ट आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा, जहाँ पे आपको लगेगा कि इसका फाइनेंस कॉस्ट बढ़ रहा है क्योंकि कंपनी ज़्यादा उधारी ले रही है। दैट्स अ सिंपल वे। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। जैसे हमने एमटार का एग्जांपल देखा था, तो एमटार के केस में अगर आप सिंपली देखेंगे तो कंपनी का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, यानी फाइनेंस कॉस्ट है, 7 करोड़ से 22 करोड़ हो गया। सिमिलरली जब नियोजन केमिकल्स का एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पे भी इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी का 14 करोड़ से 46 करोड़ हो गया। सिमिलरली जब जेनसॉल का, अगेन नियोजन और एमटार रियल बिजनेसेस हैं, जेनसॉल इसके अंदर प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे मैं सिर्फ आपको कैश फ्लोज का दिखा रहा हूँ। अगेन दीज आर जस्ट अकाउंटिंग क्लासेस दैट यू नीड टू लर्न फ्रॉम। तो जेनसॉल के केस में देखेंगे तो जेनसॉल के केस में कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया। इंटरेस्ट एक्सपेंस एक टाइम पे सिर्फ 2 करोड़ था और आज 186 करोड़ है। सो दिस इज लाइक मतलब ऑलमोस्ट 100 bagger in interest expense, right? So that is the difference, right? Even though Neogen and MTAR are real businesses, but वहाँ पे business model में कुछ structural challenge हो सकता है which management might even fix as well. तो ये हमारा purpose है, तो ऐसे आप इसको सीख सकते हैं, right? Similarly और thought experiment में चलते हैं। Thought experiment 2, a company with good cash flows generated 100 crore from cash flow annually. The company wants to put up a 50 crore plant. विल दे बी एबल टू डू इट यूजिंग इंटरनल अक्रूवल्स? आपने एक अक्रूवल नाम की कम चीज सुनी होगी। ये कंपनी 100 करोड़ का कैश फ्लो कमा रही है और कंपनी को 50 करोड़ का प्लांट लगाना है, 50 करोड़ की न्यू प्रॉपर्टी एंड प्लांट लगाना है। तो क्या कंपनी इसी कैश फ्लो से उस प्लांट को लगा पाएगी? द क्वेश्चन इज दिस, व्हाट डू यू थिंक? अगर 100 करोड़ मेरे पास गले में हर साल आ रहे हैं और मेरे को 50 करोड़ का केपेक्स करना है, तो क्या मेरे को कर्जा लेना पड़ेगा बाहर से या मैं इसी से लगा लूंगा? द आंसर इज इसी से लगा लूंगा। सिंपल है, राइट? बिकॉज गले में पैसे तो पड़े ही हुए हैं। सो दैट इज वाई जिन कंपनीज की कैश फ्लोज अच्छे होते हैं वहाँ पे डेट यूजली बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस वाई जिन कंपनीज के कैश फ्लोज अच्छे होते हैं वहाँ पे डेट जनरली बहुत तेजी से ज़्यादा नहीं बढ़ती। तो यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं।
तो यहाँ पे हम पॉलीकैब का एग्जांपल लेते हैं। तो पॉलीकैब इज एन एब्सोल्यूट मार्केट लीडर, राइट। तो मार्केट लीडर अपनी इंडस्ट्री के अंदर। एंड पॉलीकैब का अगर हम यहाँ पे कैश फ्लो देखते हैं तो आपको दिखेगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो कर रही है पॉलीकैब। ऑलमोस्ट 1300 करोड़ का कैश फ्लो है इस साल। वेरएज पॉलीकैब ने इस साल केपेक्स कितना करा था? पॉलीकैब ने ऑलमोस्ट 859 करोड़ का केपेक्स करा था। तो अगेन 1300 का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है, 859 करोड़ का केपेक्स है। तो क्या ये कंपनी अपनी बैलेंस शीट से इस केपेक्स को माने इंटरनल अक्रूवल से इस केपेक्स को इजीली फंड कर सकती है? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। तो कंपनी की अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो आपको ज़्यादा बोरिंग्स कॉस्ट में ज़्यादा बोरिंग्स में इंक्रीज ही नहीं दिखेगा। लास्ट 4 ईयर्स में अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो कंपनी ने 2020 में 290 करोड़ का केपेक्स करा, फिर 2021 में 193 का करा, तो ऑलमोस्ट 390 का लगा लेते हैं। यहाँ पे फिर 527 का करा तो ऑलमोस्ट 900 करोड़ हो गया। 900 करोड़ प्लस 479 तो ऑलमोस्ट 1379 हो गया। और 1379 प्लस 859 तो ऑलमोस्ट 2200 करोड़ का केपेक्स कंपनी ने लास्ट 4 ईयर्स में करा। बट उस दौरान कंपनी का बोरविंग्स गिर गई। इसका मतलब क्या है कि पॉलीकैब कैश फ्लो जनरेट करके केपेक्स कर रही है, पॉलीकैब को कर्जे की जरूरत नहीं पड़ रही। दैट्स द सिंपल मीनिंग। तो अगेन कैश फ्लो बैलेंस शीट दोनों चीजें कनेक्टेड है। और कंपनी का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, अगेन यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस आपको थोड़ा सा बढ़ा हुआ क्यों दिखेगा? बिकॉज शॉर्ट टर्म डेट कंपनी के अंदर बढ़ी होगी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बढ़ी होगी क्योंकि कंपनी ईपीसी का भी बिजनेस कर रही है जिसमें आपको बिजनेस गारंटीज देनी होती है। बट वेर एज लॉन्ग टर्म डेट तो नेग्लिजिबल है फॉर अ कंपनी ऑफ दैट साइज। और कंपनी के पास कैश भी बढ़ाएगा बैलेंस शीट पे। देखते हैं कंपनी पास ऑलमोस्ट 500-600 करोड़ का कैश है और इन्वेस्टमेंट्स 2186 करोड़ की है। तो कैश प्लस इन्वेस्टमेंट्स ऑलमोस्ट 2500 करोड़ का कैश एंड इन्वेस्टमेंट्स है कंपनी के पास बैलेंस शीट पे, which puts it in a very healthy cash position, right? So that is the simplest meaning of that. Thought experiment 3 करते हैं। A company has taken a loan of 1000 crores. What will be the effect on cash flows, balance sheet and income statement? क्योंकि हमने एक्टिविटीज करी तो कंपनी ने लोन लिया 1000 करोड़ का। तो पहली चीज कैश फ्लो में ये इनफ्लो दिखेगा या आउटफ्लो दिखेगा? सिंपल है, ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको एक इनफ्लो दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। तो एक कंपनी है एसएच केलकर के नाम की। तो एसएच केलकर का एग्जांपल लेते हैं। एंड एसएच केलकर का अभी एक प्लांट में आग लग गई थी तो जिस वजह से इनका इन्वेंट्री और इन चीज़ों का कॉस्ट बढ़ा है। अगर अगेन ये FY24 में हमें दिखे तो सही रहेगा क्योंकि मैं आपको और अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। बट यहाँ पे अगर एसएच केलकर में देखते हैं तो एसएच केलकर में इन्होंने बोरविंग्स रीपे भी करी है। बट रिसेंटली इस ईयर में बोरविंग्स का इनफ्लो भी हुआ था 304 करोड़ का, जिसमें बोरविंग्स इन्होंने 261 करोड़ की रीपे भी कर दी, राइट। तो एसएच केलकर में अभी बोरविंग्स रिसेंटली थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ी हैं बिकॉज इनके प्लांट में आग लग गई थी। सो फॉर दैट दे हैड टू बिल्ड अप इन्वेंट्री। तो जब बोरविंग्स बढ़ती हैं तो क्या होता है, इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ जाता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कर्जा ज़्यादा लिया तो आपका जो कर्जे पे जो आपकी ब्याज है वो भी तो बढ़ेगी। यहाँ पे कर्जे पे इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। तो सिंपल है, कैश फ्लो में आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पॉजिटिव कैश फ्लोज दिखेंगे। जब FY25 की फुल ईयर रिजल्ट्स आ जाएंगे तब हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखेगी। आपको एक चीज़ और क्या याद रखनी है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन कौन से रिजल्ट्स में आती है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमेशा Q4 के रिजल्ट्स में आती है फुल फाइनेंशियल ईयर की, और H1 के रिजल्ट्स में आती है, दैट इज हाफ फाइनेंशियल ईयर की, जिसमें पहले 2 क्वार्टर होते हैं और फुल फाइनेंशियल ईयर में चारों क्वार्टर के रिजल्ट्स होते हैं, राइट। सो दिस इज समथिंग जो आपके लिए और सिंप्लीफाई कर देगा इसको कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इन टाइम्स पे आती है। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने खोल के तो एक देखी ही थी। और हम थॉट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि कैसे ये आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से। थॉट एक्सपेरिमेंट 4, अ कंपनी डज अ शेयर बायबैक, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कैश फ्लोज, बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो में क्या आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हमें क्या दिखेगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हमें एक क्या दिखेगा, एक आउटफ्लो दिखेगा कैश फ्लो का, राइट। तो यहाँ पे हम छोटी कंपनीज का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे टेक्नोक्राफ्ट। छोटी कंपनी जब शेयर बायबैक करती है तो हमें इंटरेस्टिंग लगता है। तो टेक्नोक्राफ्ट की लास्ट ईयर की, क्योंकि अभी तो Q4 हुआ नहीं, तो Q4 लास्ट ईयर जो था दैट वाज FY24। तो वहाँ पे जब हम रिजल्ट्स खोलेंगे तो हमें टेक्नोक्राफ्ट की कैश फ्लो स्टेटमेंट भी दिख जाएगी। तो जब मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे नीचे आके हम कैश फ्लो स्टेटमेंट खोलते हैं टेक्नोक्राफ्ट की। तो जब हम नीचे आके कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं टेक्नोक्राफ्ट की तो आपको दिखेगा कि FY23 में, दैट इज 2023 में, कंपनी ने शेयर बायबैक भी करा था। तो कंपनी ने कहाँ करा शेयर बायबैक, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। एंड कितने शेयर्स बायबैक करे, 150 ऑड करोड़ के, राइट। तो यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तो आपको एक नेगेटिव आउटफ्लो दिख गया 150 करोड़ का, राइट। वेराज बैलेंस शीट पे आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स रिड्यूस दिखेंगे। नाउ इमेजिन जब कंपनी का ईपीएस कैलकुलेट हो रहेगा, तो ईपीएस कैसे कैलकुलेट होता है, कंपनी का जो मुनाफा है दैट इज नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो अगर आपके नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग रिड्यूस हो जाता है तो शेयर बायबैक से आपका ईपीएस बढ़ता है या फिर घटता है? द आंसर इज ईपीएस बढ़ता है, क्योंकि अगर आपका 100 करोड़ का प्रॉफिट है, 100 करोड़ का प्रॉफिट और 10 करोड़ शेयर आउटस्टैंडिंग है,
तो क्या आएगा, तो आपका पर शेयर का प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं उस सिनेरियो में, ऑलमोस्ट 10 करोड़ का ईपीएस हो गया आपका। वेराज कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग अगर 5 करोड़ हो जाते हैं और प्रॉफिट अभी भी 100 करोड़ है, तो पर शेयर आपका ईपीएस कितना हो जाएगा सिनेरियो में, दैट इज ऑलमोस्ट 20 ऑट करोड़ के आसपास का। तो यहाँ पे हम एप्पल का एग्जाम्पल लेते हैं। एप्पल हैज मेड वेल्थ, एप्पल जो बाहर लिस्टेड कंपनी है, वाया शेयर बायबैक्स। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो एप्पल हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ वेल्थ फॉर इटसेल्फ एंड इट्स शेयर होल्डर्स थ्रू शेयर बायबैक्स। द repurchases increase EPS and reduce number of outstanding shares which can lead to higher stock price, right? So this is the advantage of doing share buybacks, right? तो एप्पल का बीच में जब $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप हुआ था, पार्ट ऑफ द रीजन वाज बिकॉज एप्पल ने 2023 में अलोन $76 बिलियन का शेयर बायबैक करा था, right, with about $74 billion remaining under its current buyback program for continued share repurchases. So this is how Apple has created a lot of wealth. So that is also how cash flows, income statement and balance sheet interacts with each other. Hopefully with these examples, it becomes very, very clear to you, right? Now, I think these are more than enough case studies जिससे आपको ये याद रहेगा कि कैसे कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती है एंड कैसे ये तीनों चीज़ें कॉमन में एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फ्री कैश फ्लोज। एंड अगर आपको इस वीडियो में मजा आ रहा है तो मेक श्योर दैट यू स्मैशिंग द लाइक बटन, शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी फंडामेंटल और रिटेल इन्वेस्टर। अब हम समझते हैं फ्री कैश फ्लो। तो फ्री कैश फ्लो की भी हम बहुत डिटेल में डेफिनेशंस में जाएंगे, बट मैं आपके लिए यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो दो तरीके के फ्री कैश फ्लो होते हैं, एक होता है फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी और एक होता है फ्री कैश फ्लो टू फर्म। तो यूजुअली जब आप स्क्रीनर पे देखते हैं या तिजोरी फाइनेंस पे देखते हैं या आप होपफुली स्टॉक स्कैन्स पे भी देखेंगे, तो वहाँ पे फ्री कैश फ्लो टू फर्म यूज होता है। तो फ्री कैश फ्लो टू फर्म क्या होता है? तो जब भी कंपनी जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कमाती है, राइट, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से कंपनी क्या करती है, केपेक्स, जो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। अब केपेक्स में भी दो चीज़ आपको याद रखनी है, कभी कभी कंपनी लैंड वैंड बेचती भी है, तो उसको माइनस करते हैं केपेक्स में से टू गेट टू द फिगर ऑफ नेट केपेक्स। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से जब हम केपेक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाता है, दैट इज फ्री कैश फ्लो टू फर्म। वापस मैं रिपीट करता हूँ, जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में से आप केपेक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमारे पास फ्री कैश फ्लो टू फर्म रह जाता है। तो यहाँ पे क्या समझना है हमें कि फ्री कैश फ्लो टू फर्म क्या हुआ कि आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ द इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस कितना फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास रह गया, राइट। फिर यहाँ पे एक और भी चीज़ है जिसको हम कहते हैं फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। अब फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी क्या है कि कंपनी ने जो भी कैश फ्लो कमाया उसमें से केपेक्स को माइनस करा और उसमें हमने क्या करा, प्लस नेट डेट कर दिया। क्योंकि कंपनी क्या करती है, कभी कभी बोरोइंग्स लेती है और कभी कभी बोरोइंग्स रीपे करती है, तो ये फिगर नेगेटिव भी हो सकती है। नाउ सपोज करते हैं कि एक कंपनी ने 100 करोड़ का फ्री कैश फ्लो कमाया और कंपनी ने साल में 50 करोड़ का केपेक्स कर दिया, राइट। तो कंपनी का फ्री कैश फ्लो टू फर्म 50 करोड़ रह गया। बट क्या ये सही मैं कह सकता हूँ कि ये फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी नहीं हुआ, माने शेयर होल्डर्स के लिए फ्री कैश फ्लो नहीं हुआ? वाई सो? बिकॉज कंपनी ने हो सकता है कोई डेट भी ली हो थ्रू आउट द ईयर। फिर हमने पता लगा कि कंपनी ने इवन दो 100 करोड़ का कैश फ्लो करा और 50 करोड़ का केपेक्स करा, तो 50 करोड़ का फ्री कैश फ्लो रह गया। बट कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल डेट इशू करी 50 करोड़ की और डेट रीपे नहीं करी। तो इस सिनेरियो में क्या होएगा कि कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी है दैट विल बी जीरो, बिकॉज 100 करोड़ का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन माइनस 50 करोड़ एंड यहाँ पे आपने कंपनी का जो डेट था दैट वाज अ पॉजिटिव फिगर ऑफ नेट डेट इशुएंस ऑफ 50 करोड़। तो यहाँ पे आपका फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी जीरो हो गया। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। तो फ्री कैश फ्लो को हम ऐसे समझ सकते हैं कि इवन तो गले में पैसा आ गया बट गले से पैसा आपने खर्चा भी तो करा, आपने नई दुकान लगा ली, आपने और कर्जा ले लिया, तो इसलिए हम फ्री कैश फ्लो टू फर्म और इक्विटी को ऐसे समझते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ बिजनेसेस में आएंगे जहाँ पे हम देखेंगे फ्री कैश फ्लो जनरेशन बहुत है, कुछ बिजनेसेस में फ्री कैश फ्लो जनरेशन नहीं होती। तो किन बिजनेसेस में बहुत है वो क्यों होती है और किन बिजनेस में नहीं है तो वो क्यों नहीं होती, तो हम मल्टीपल एग्जांपल्स कवर करेंगे। तो अब हम फ्री कैश फ्लो देखते हैं कि हम तिजोरी फाइनेंस में देख सकते हैं, स्क्रीनर के ऊपर भी देख सकते हैं और जो एसओआईसी स्टूडेंट्स है आपके लिए एक्सेल शीट है आप उस पर भी देख सकते हैं। तो पहले हम तिजोरी फाइनेंस पे देखते हैं। तो यहाँ पे मैं पॉलीकैप खोलता हूँ एंड पॉलीकैप का एग्जाम्पल लेते हैं। तो पॉलीकैप का पेज खोलते हैं तिजोरी फाइनेंस पे एंड पॉलीकैप के फाइनेंशियल्स में आते हैं। तो नीचे जब जाता हूँ तो तिजोरी फाइनेंस में मेरे को फ्री कैश फ्लो वाला फीचर अच्छा लगता है काफ़ी, तो यहाँ पे हम आके देखते हैं। तो तिजोरी फाइनेंस में अगर आप कैश फ्लो एनालिसिस करते हैं तो आपको यहाँ पे पूरा एक पेज दिख जाएगा कैश फ्लो एनालिसिस का, राइट। सो जस्ट ओवर हियर, राइट, जस्ट लुक एट दिस पेज। सो ओवर हियर तो इस साल व्हेन इट कम्स टू योर लाइक पॉलीकैप, तो पॉलीकैप ने 2332 करोड़ के कैश फ्लो जनरेट करें, जिसमें से केपेक्स 1076 करोड़ का है
एंड फ्री कैश फ्लो टू फर्म 1256 करोड़ का है। माने फर्म के पास आज गल्ले के अंदर 1256 करोड़ पड़ा है आफ्टर spending for capex, right? So they have that money in the account or money in the bank, just for example. And now company free cash flow to equity हम देखते हैं तो कितना इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी ने रीपे करा, एंड कंपनी ने एक्चुअली में डेट को रीपे करा है, तो डेट को कंपनी ने ऐड नहीं करा, राइट? तो कंपनी ने डेट को रीपे करा है, लाइक आपको यहाँ पे एग्जांपल देखेगा। तो फ्री कैश फ्लो टू फर्म में से हमने इंटरेस्ट कॉस्ट हटाया, तो 1256 करोड़ में से 124 करोड़ हटाया, तो 1132 करोड़ बचा। तो 1132 करोड़ में हमने वापस ये डेट जो कंपनी ने रीपे करी इसको ऐड करा, तो हमारे पास फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी भी 1167 करोड़ आ गया, राइट? तो इसमें से कंपनी ने डिविडेंड दिया, फिर कैश बैलेंस इंक्रीज हुआ कंपनी का, और फाइनेंसिंग, फिर बाकी जो नेट कैश इंक्रीज हमें यहाँ पे दिख रहा है। सो ऑल ऑफ अ सडन आप ये देख सकते हैं कि ओवर लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने कैश फ्लो अच्छा जनरेट करा है। माने कंपनी ने 2332 करोड़ के कैश फ्लो से कंपनी ने फ्री कैश फ्लो टू फर्म कमाया 1256 करोड़ का, और इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए 1167 करोड़ का फ्री कैश फ्लो कमाया पॉलीकैब ने। तो इसको हम सिमिलरली क्या कर सकते हैं, 3 ईयर में भी देख सकते हैं। तो 3 ईयर्स में अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे पॉलीकैब का CFO 5056 करोड़ था, whereas free cash flow to firm over 3 years has been 2642 crores, whereas free cash flow to equity has been 2417 crores. So this is how Polycab has done over the 3 years cumulative period, right? तो यहाँ पे हम ये चीज स्क्रीनर पे भी आके कर सकते हैं, बट स्क्रीनर पे फ्री कैश फ्लो आपको यहाँ पे देखने की जगह आपको फ्री कैश फ्लो यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा कि फ्री कैश फ्लो कितना आया था, तो लास्ट 3 इयर्स का फ्री कैश फ्लो कितना है, तो आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं स्क्रीनर पे वंस यू राइट इट डाउन। अनदर वे टू डू इट इज कि जो SOIC स्टूडेंट्स हैं आपके लिए हमने जो स्क्रीनर शीट बनाई थी जो आप डाउनलोड करके पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आप सिंपली क्या करना है, आपको सिर्फ स्क्रीनर से केपेक्स एंटर करना है। जैसे ही आप केपेक्स एंटर करेंगे आपके सामने कैश फ्लो वाली शीट में, जैसे हम यहाँ स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हम कैश फ्लो क्लिक करते हैं। लेट मी जस्ट क्लिक ऑन कैश फ्लोज। जैसे आप कैश फ्लो वाली शीट पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए यहाँ पे पूरा का पूरा कंपनी का फ्री कैश फ्लो निकल के अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा, विच यू कैन सी ओवर इट, राइट? सो दिस इज अ फ्री कैश फ्लो यू कैन लुक एट नाउ। सी फ्री कैश फ्लो में भी क्या इंपॉर्टेंस है, तो फ्री कैश फ्लो में भी क्या इंपॉर्टेंस है कि फ्री कैश फ्लो कभी कभी कुछ कंपनीज में उतना ह्यूमंगसली जनरेट नहीं होएगा, क्योंकि कंपनीज कभी कभी केपेक्स कर रही होती हैं, तो कभी कभी कुछ कंपनीज में फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं होता, बट इवेंचुअली फ्री कैश फ्लो जनरेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? तो यहाँ पे मैं न्यूमरस एग्जांपल्स दूंगा आपके साथ। तो जैसे यहाँ पे अगर आप कुछ पास्ट बिजनेसेस का बात करते हैं विच हैव डन रियली वेल, तो यहाँ पे हम टाइम टेक्नोप्लास्ट का एग्जांपल लेते हैं। तो टाइम टेक्नोप्लास्ट के केस में अगर आके हम फ्री कैश फ्लोज का एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लास्ट 1 ईयर के अंदर कंपनी का जो लाइक ऑपरेटिंग कैश फ्लो है 752 करोड़ का था, तो CFO 398 करोड़ का था, जिसमें से केपेक्स का था 178 करोड़ का, और फ्री कैश फ्लो टू फर्म 223 करोड़ का बचा। तो कंपनी ने कोई इंक्रीमेंटली न्यू डेट इशू नहीं करी, ना ही रीपे करी, तो कंपनी का 126 करोड़ का फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी आ गया। तो कंपनीज कभी कभी डेट भी रीपे करती है काफी ज्यादा, तो वो भी आपको इसके अंदर दिख जाएगा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, तो दिस एग्जांपल यू हैव कवर्ड ऑन द चैनल मल्टीपल टाइम्स इज दैट ऑफ उषा मार्टिन। तो उषा मार्टिन के हम फाइनेंशियल्स में आते हैं, एंड उषा मार्टिन के केस में हम आके लास्ट 5 इयर्स का फ्री लाइक कैश फ्लो एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा बेसिकली कंपनी ने जो डेट रीपे करी है, राइट? तो कंपनी ने काफ़ी ह्यूमंगस डेट रीपे करी है कंपनी ने, दैट इज ऑलमोस्ट 2889 करोड़ की कंपनी ने डेट रीपे करी है, जहाँ पे कंपनी का काफ़ी ज़्यादा कैश फ्लो यूज हुआ, राइट? तो कंपनी ने डेट रीपेमेंट के अंदर कैश फ्लो डाला, राइट? तो ऑलमोस्ट लास्ट 10 ईयर्स में अगर हम क्यूमुलेटिवली देखते हैं तो उषा मार्टिन ने 2900 करोड़ से डेट रीपे करी है। तो अगर हम उषा मार्टिन की बैलेंस शीट पे आके देखते हैं तो बोरोविंग्स जो 3193 करोड़ की थी आज 459 नॉट करोड़ की रह गई है। तो दिस इज हाउ फ्री कैश फ्लो एनालिसिस यू कैन यूज। तो जनरली वील मैं फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी तक नहीं जाता ज़्यादा, बट आपको फ्री कैश फ्लो टू फर्म देखना है कि इवेंचुअली कंपनी को फ्री कैश फ्लो टू फर्म बनाना चाहिए एंड देन फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी भी बनाना चाहिए। So this will help you to understand. But sometimes also what happens is that companies are in capex mode. तो जब कंपनीज केपेक्स कर रही होती हैं तो कुछ ईयर्स में हो सकता है कंपनी फ्री कैश फ्लो ना भी बने। तो जैसे हम APL अपोलो का आई थिंक क्या एग्जांपल लेते हैं, तो APL अपोलो का जो फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी है इस साल, तो सिर्फ वो -645 करोड़ का है, क्योंकि कंपनी ने केपेक्स काफ़ी करा है। फ्री कैश फ्लो टू फर्म इवन तो 26 करोड़ का है, बट अगर आप CFO देखेंगे 724 करोड़ का है। प्लस फ्री कैश फ्लो टू फर्म माने केपेक्स के बाद कितना फर्म के पास बचा, वो सिर्फ 26 करोड़ का है, क्योंकि कंपनी ने इस साल केपेक्स करा है।
तो दिस इज हाउ यू कैन लुक एट द नुआंसेस ऑफ फ्री कैश फ्लोज। तो हमने देखा कि CFO अपॉन पैट, CFO अपॉन EBITDA इंपॉर्टेंट है, फ्री कैश फ्लोज भी इंपॉर्टेंट है, बट ओवर 3 years, 5 years, 10 years समटाइम्स ऑल्सो व्हाट हैपेंस इज दैट जो कंपनीज होती हैं, क्योंकि वो केपेक्स करती है, जैसे अगर आप APL अपोलो में एग्जाम्पल देखेंगे, 5,441 करोड़ का कैश फ्लो था, जिसमें से 4,160 करोड़ का लास्ट 10 years में केपेक्स हुआ है। तो फ्री कैश फ्लो टू फर्म सिर्फ 1280 करोड़ ही बचा ओवर अ स्पैन ऑफ लास्ट 10 years, बट दैट इज हाउ द कंपनी हैज डन रियली वेल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जब भी कंपनीज केपेक्स बढ़ाती हैं तो उनका उस साल फ्री कैश फ्लो घट भी सकता है। तो इसलिए आप सिर्फ फ्री कैश फ्लो के ऊपर स्टैंड लोन में फोकस नहीं कर सकते, आपको कंपनी की बैलेंस शीट और डेट पोजीशन पूरा देखना पड़ेगा। जैसे नारायणा उद्यालय का एग्जांपल है, तो नारायणा उद्यालय में इस साल एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो फ्री कैश फ्लो टू फर्म कुछ भी नहीं जनरेट हुआ, सिर्फ 2 करोड़ का हुआ है। इवन दो कंपनी ने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 1132 करोड़ के जनरेट करे, क्योंकि कंपनी नए हॉस्पिटल्स खोल रही है जहां पे 1130 करोड़ का कंपनी ने केपेक्स करा है। सो दिस एक्सप्लेन्स यू कि कभी कभी जरूरी नहीं है कि फ्री कैश फ्लो हर बार पॉजिटिव होएगा, कभी कभी मिनिस्क्यूल या नेगेटिव भी हो सकता है जब कंपनी बहुत बड़े केपेक्स कर रही हो। जैसे नारायणा ने यहाँ पे अपने कैश फ्लो को यूज करके काफी बड़ा केपेक्स करा है, एंड इंक्रीजिंगली डेट भी इशू करी है ऑलमोस्ट 262 करोड़ की, इस केपेक्स को साथ साथ फंड करने के लिए भी। सो होपफुली दिस गिव्स यू अ क्लैरिटी ऑन फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, फ्री कैश फ्लो टू फर्म। क्यों हम लोग फ्री कैश फ्लो टू फर्म यूज करते हैं, एंड कभी कभी ये नेगेटिव भी हो सकता है जब कंपनीज बहुत बड़े केपेक्स करे, तो फ्री कैश फ्लो टू फर्म हमें देखना चाहिए। इक्विटी में थोड़े से नुआंसेस ज्यादा है, तो अगर आप सिंपल रखेंगे तो जस्ट लुक एट फ्री कैश फ्लो टू फर्म, दैट इज CFO माइनस केपेक्स गिव्स यू फ्री कैश फ्लो टू फर्म। इसके साथ साथ हम अब वीडियो की कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। सो इन कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। तो पहले हमने स्टार्ट करा एकदम बेसिक से कि क्यों कैश फ्लो की इंपॉर्टेंस है। तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स का 90 to 95% का वेल्थ डिस्ट्रक्शन हो जाता है। एंड फिर हमने बात करी कि 3 टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज कौन से हैं, CFO, CFI, CFF। एंड फिर हमने उसको और सिंप्लीफाई करा कि हमने एक एक जाके कैश फ्लो को समझा कि यार कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से क्या होता है। फिर हम आगे गए और हमने आगे जाके देखा कि कैसे हम तीनों चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी केपेक्स कर रही है तो वो कहाँ पे जाता है, कोई कंपनी अगर डेट इशू कर रही है तो वो किसका पार्ट है, अगर कोई कंपनी बेसिकली टैक्सेस पे कर रही है तो वो किसका पार्ट है। तो हमने वो चीज़ें सीखी कि CFO, CFI और CFF हम कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं। फिर हमने और सिंप्लीफाई करा, हमने देखा कि कौन सी वो रेशियो है जो हमें सीखनी चाहिए, जो हमें फ्रॉडलेंट कंपनीज अवॉइड करने में हेल्प कर सकती है, या फिर जो कंपनीज की अकाउंटिंग वीक है उसमें हमें हेल्प कर सकती है अवॉइड करने में, दैट इज CFO अपॉन पैट एंड CFO अपॉन EBITDA। फिर हमने आगे बात करी फ्री कैश फ्लो की, तो फ्री कैश फ्लो में भी हमने फ्री कैश फ्लो टू फर्म एंड फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी सीखा। एंड थ्रू आउट दिस इंटायर वीडियो वी डिड न्यूमरस केस स्टडीज, जहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ों बारे में सीखा कि कैसे किस कंपनी में या फिर कैसे किस कंपनी में कब क्या प्रॉब्लम थी, या कैसे किसी कंपनी का हमने अच्छे एग्जाम्पल्स लिए। एंड हमने बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट को कनेक्ट करना भी सीखा। सो दिस वाज द वीडियो ऑन कैश फ्लोज, एंड इसमें हमने एक और चीज़ भी सीखी थी कि कौन से सेक्टर्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। So thank you so much for watching this video. If you loved this masterclass, then do show us support by subscribing to the channel and make sure that you've dropped your key learning in the comment section below. And इसके बाद आपके लिए कभी कैश फ्लोस प्रॉब्लम नहीं होएगा। इसके साथ साथ हम एक फाइनेंशियल मॉडलिंग पे कोर्स कर रहे हैं, जो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर करा था। अगर आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग की क्लासेस या फिर SOIC मेंबर बनना है तो लिंक इज ऑल्सो देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। विद दिस, जय हिंद।